ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज मैंने एक ऐसे शख्सियत को ज़हमत दी है, जो काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे भी अपना एक्टिविज़्म कर रही हैं और अब उनकी एक्टिविज़्म अब हमें ज़्यादा ज जगहों पे नज़र भी आने लग गई हैं। इनका अपना यूट्यूब का चैनल भी है और इनका अभी रिसेंटली अवैस इकबाल ने भी इंटरव्यू किया था और अगर आपने इनको नहीं देखा, तो इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये एक्स मुस्लिम अरीशा और इन्होंने बाबर को क्रॉस करके राजपूत लिखा हुआ है, तो ये इनका यूट्यूब का चैनल है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर साहबा थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया। कैसे तबीयत है आपकी? जी, जी। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ऑडियंस से जुड़ के और शायद कुछ अर्सा पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह मुझे मौका मिलेगा एंड यू हैव बीन लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी बिकॉज़ आप बिल्कुल उन पहले लोगों में से हो जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, मेरी एक तरह से आँखें खोलने में और इस्लाम को छोड़ने में बहुत ज़्यादा मतलब एंड यू आर द फर्स्ट वन जो मुझे पता चला ओके सो देयर आर पीपल हू हैव लेफ्ट इस्लाम और मुल्हिद भी कुछ होता है, वरना आपको पता है हमें इतनी नॉलेज दी नहीं जाती हम जहाँ से हैं पाकिस्तान से। हमें बता दिया जाता है दैट वी आर मुस्लिम हमें लेकिन इतनी नॉलेज नहीं होती थी। तो चलें यहीं से शुरू करते हैं। आपकी अब स्टोरी से ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, तो क्या ऐसा हुआ अम, जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया कि जिन वैल्यूज़ के ऊपर या जिन कहानियों के ऊपर हर सोसाइटी का कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो अपने इक़्तिदार के साथ सोसाइटी को शेप करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ या आपकी सोच में ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि ये सारी बातें मुझे कुछ सही नहीं लग रही, इसके नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़वाइद कम हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा अगर मैं बहुत पहले तक चलूँ, तो मुझे याद है कि मैं बचपन से ही मेरे अंदर ये सवालात पैदा होते थे। उसकी वजह ये थी कि कुछ चीज़ें तो आप चले पढ़ते हैं कुरान में या इस्लाम में कि जी औरतों के ये हकूक हैं या इस तरह से आपको औरतों को मतलब डील करना है, ये सब है। लेकिन एक होता है जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो मुझे याद है कि मैं जब पली-बड़ी तो मैंने बहुत पैट्रियार्कल किस्म का हमारा घराना था जहाँ पे मेरे फादर बहुत अब्यूसिव थे मेरी मदर के साथ और डोमेस्टिक वायलेंस ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज़ थी। फिर हमारी फैमिली में कुछ मतलब इस तरह के केसेस भी थे कि मर्दों ने एक से ज़्यादा बीवियाँ रखी हुई हैं, शादियाँ की हुई हैं। तो वो वहाँ जब मैं देखती थी कि वो जो इस्लाम कॉन्सेप्ट देता है कि जी इक्वालिटी और ये बहुत बेहतरीन है कि मर्द एक साथ 2-2 3-3 घराने चला सकता है। तो वो जब आप उसको प्रैक्टिकली देखते हो तो आपको आपके ज़हन में सवालात पैदा होते हैं कि ये तो बहुत ही मतलब अनसक्सेसफुल किस्म की एग्जांपल्स हैं और ये मतलब क्यों कोई कर रहा है। तो मुझे याद है कि बचपन से ही मेरे अंदर सवालात भी पैदा होते थे और एक कुदरती गुस्सा भी पैदा होने लग गया था क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी मतलब अगर मैं एक बेटी थी तो मैंने देखा कि मेरे साथ एक बिल्कुल अलग तरह का बर्ताव हो रहा है। वैसे तो मेरे और कोई बहन-भाई नहीं थे लेकिन मैंने जो देखा कि मेरी जो फैमिली में जो लड़के हैं, जो कज़िन्स हैं, उनको तो हर चीज़ की आज़ादी है, उनके साथ बेटर ट्रीटमेंट हो रहा है, मुझे हर चीज़ पे जैसे मैं कुछ अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं जब बड़ी हुई तो मुझे याद है कि लड़कों ने कोई हैरेसमेंट की मेरे साथ स्कूल में। तो जी मेरे वालिद ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि नहीं तुम अब से ऐसे दुपट्टा करके जाओगी, अब से तुम हिजाब लोगी। मतलब इस तरह की रुकावटें, तो ये वो चीज़ें थी जो आपके अंदर सवालात मुसलसल पैदा करती हैं। फिर आपका जो माशरा है, वो भी मतलब हमारा पाकिस्तानी माशरा इतना पैट्रियार्कल है कि शुरू से ही हर चीज़ को लेके औरत को जज करना। फिर आपको जी सिखाया जाता है कि जी आपका मकसद ही यही है कि आपने बड़े होके दूसरे किसी घर में जाना है, किसी और घर को बसाना है, आपकी शादी होगी। तो मेरे ज़हन में ये सवालात पैदा होते रहते थे कि भई एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त क्यों मर्द को? मार-पीट की इजाज़त क्यों? फिर जब आप अपने घर में ही वो सब कुछ होता देखते हो कि आपके फादर जो हैं वो कोई भी झगड़ा होता है मदर के साथ, तो उनके पास सीधी धमकी यही होती थी, या तो मैं तलाक दे दूँगा तुम्हें या मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो ये एक तलवार बन के लटकती रहती थी, मेरे सर पे भी, मेरी मदर के सर पे भी। तो ज़ाहिर-सी बात है आपके अंदर एक सवालात बचपन से ही पैदा होते हैं, एक कुदरती गुस्सा भी पैदा होता है। फिर जब आप इस्लाम को स्टडी करते हो तो और भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो बहुत ही मतलब अजीब किस्म की हैं कि जी औरत लीडरशिप रोल्स में नहीं आ सकती, औरत हुक्मरान नहीं बन सकती। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स देखो तो आपके सामने इतने सारे ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ पे औरतें लीडर हैं और वो बड़े अच्छी तरह चल रहे हैं। ठीक है, फिर जायदाद में हिस्सा कम है। तो ये चीज़ें बड़ी आपको आहिस्ता-आहिस्ता जब आप बड़े होते हो ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं। मेरे ज़हन में सवालात पैदा होते थे कि जी औरत के लिए शादी ज़रूरी क्यों है? फिर जब मैं अपने इर्द-गिर्द का माशरा देखूँ तो जी क्योंकि जायदाद में हिस्सा नहीं है
औरत को इजाज़त नहीं है काम करने की, तो उसके लिए एक मजबूरी बनी हुई है कि हाँ जी, उसको करनी ही करनी है शादी। तो इस तरह की जब आप चीज़ें देखते हो तो ऑटोमैटिकली सवालात फिर जो बारबैरिटी है इस्लाम में कि आप चोर के हाथ काट दो। फिर मेरे ज़हन में सवाल पैदा होता था कि ठीक है, आप चोर के हाथ काटोगे, तो वो फिर आगे क्या करेगा? फिर वो भीख माँगेगा पूरी ज़िंदगी और कितने लोगों के आप हाथ काटोगे? तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जो बड़ी इलॉजिकल महसूस होती थी। आपको मैं एक अपना स्कूल का वाकया बताती हूँ कि उस टाइम पे भी एक जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना वो मेरे अंदर आ गई थी। मुझे याद है मैं एक बार मेरे बहुत सारे मतलब मेरे स्टूडेंट साथ बैठे हुए थे और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो वो मतलब आपस में डिस्कस कर रहे थे ना कि हम लोग अब 10 साल के हो गए हैं, तो पेरेंट्स जो है ना वो हमारे साथ सख्ती करते हैं नमाज़ पढ़ने में और हमने जब कुरान मतलब पढ़ा और हमने जब मतलब पढ़ा है हदीस वगैरह, तो उसमें भी यही हुक्म है कि आप बच्चों के साथ सख्ती करो। जब वो 10 साल के हो जाए तो भले आप उनको मार-पीट के भी आप उनको नमाज़ की तरफ, इन चीज़ों की तरफ लेके आओ। तो मुझे याद है कि मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ तो मैंने उस टाइम पे कह दिया अपने साथ के जो बच्चे थे अपने जो स्कूल के, मैंने उनको कहा कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मेरा तो अगर कोई बच्चा होता तो मैं उसको मारूँ-पीटूँगी क्यों? उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो अगर इस्लाम छोड़ना भी चाहे तो वो छोड़ दे, वो तो उसका इंसानी हक है। जब मैंने इस तरह की बात की तो मैंने सबके चेहरे देखे तो उनको लगा नहीं, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये तो इस्लाम में ऐसा नहीं होता। सब मुझे ऐसे देखने लग गए कि पता नहीं मैं मुसलमान हूँ भी कि नहीं। लेकिन वो एक अलग जो थिंकिंग है ना वो शुरू से ही पैदा हो गई। चीज़ों को देखते हुए और प्रैक्टिकली भी एग्ज़ाम्पल्स देखते हुए मतलब कैसी एक इस्लामी मुल्क में है। यानी आपने एक तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा हुँ, कि क्या रवैया है और कि हमारा मुआशरा कैसा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सुन रहे होंगे, जो मुसलमान वो ये कह रहे होंगे, "अरे नहीं, अगर आपके साथ बुरा आपके वालिद साहब ने किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस्लाम बुरा है।" तो उसका जवाब हम बड़ी दफ़ा दे चुके हैं कि ज़रूरी नहीं कि इस्लाम कि किसी हदीस के अंदर ये लिखा हो कि आप अपनी बीवी की इतनी हुँ, पिटाई करें कि उसकी हड्डी-पसली टूट जाए। हालाँकि ऐसी हदीस भी हमारे पास है कि सहाबियाँ कुछ औरतें आई और उन्होंने दिखाया कि उनका रंग नीला-पीला हो गया, तो रसूल अल्लाह ने उनके खामदों को कुछ सज़ा नहीं दी, उन्होंने कहा चलो तुम अलहदा हो जाओ। हुँ, तो अगर ये इसके पीछे छुपते हैं ना कि हल्का मारो, ये इतना ज़ोर से ना मारो, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह के रवायात रख देते हैं, दर्जाबंदी कर देते हैं कि मर्द हाकिम है, औरत नीचे है, औरत को उसको तो वो एक मुआशरा क्रिएट ही ऐसा होगा, जिसके अंदर एक का पलड़ा भारी होगा और दूसरा जो होगा वो विक्टिमाइज़ होगा। तो यही वजह है कि इस्लामी मुआशरों में ज़्यादा पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं और पैट्रियार्की इटसेल्फ एक नेचुरल एवोल्यूशन का हिस्सा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं क्योंकि और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, जो सारी की सारी इंसानों के सारे मुआशरे जो हैं, वो पैट्रियार्कल ही रहे हैं। कुछ जो एडवांस सोसाइटीज़ हैं, जैसे वेस्ट में अगर हम देखते हैं, तो उन्होंने पैट्रियार्की को नीचे लेके आए, बकदरे एफर्ट, एफर्ट करके उसको नीचे लेके आए। तो कहने का मतलब ये है कि सारी सोसाइटीज़ पैट्रियार्कल हैं और इसीलिए इस्लाम भी पैट्रियार्कल ही है। तो इस्लाम के अंदर कोई स्पेशल चीज़ नहीं बताई गई और बल्कि ये चीज़ें इसकी वजह से जो आजकल का मुआशरा हमने देख लिया कि अगर पैट्रियार्की को थोड़ा-सा कम कर दिया जाए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा अगर कम कर दिया जाए, जैसे वेस्ट में कम किया गया, अब उधर पलड़ा ज़्यादा उधर दूसरी तरफ जाता जा रहा, तो उससे आप ज़्यादा अच्छा मुआशरा बना सकते हैं। उससे आप औरतों की ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। वो महरूमियाँ औरतों की ज़िंदगियों में नहीं आएँगी, जो आपको इस्लामी मुआशरों में या पाकिस्तानी मुआशरे में नज़र आती है। तो आपने जो बताया कि एक आप देख रही थी मुआशरे में, अपने फैमिली में, इर्द-गिर्द देख रही थी। फिर आपने क्या इस्लाम की स्टडी प्रॉपरली कब करना शुरू की? क्योंकि जो ये बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं ना, क्योंकि एक ये नेचुरल रिएक्शन आता है। हर एक्स मुस्लिम मैंने देखा है वो इस स्टेज से गुज़रता है और इवन मुसलमान भी कहते हैं, "यार आप के मुसलमान बुरा हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं हुँ, होता।" तो हुँ, फिर उसको काउंटर करने के लिए लोग जाते हैं फिर और अब इन्होंने हमारे काम खुद आसान कर दिए, सुन्ना.कॉम, कुरान.कॉम खुद ही ऊपर इंटरनेट पे चढ़ा दिया। जो मर्ज़ी देख लें, आपको पूरा कुछ करने की और अब तो एआई आ गया, बल्कि हम बताने वाले हैं कि एक एआई हम स्पेशल एआई चैटबॉट बना रहे हैं, मुल्हिद के नाम से, देसी मुल्हिद के नाम से। जो ये चैट जीपीटी वगैरह तो शुगर कोट कर देता है ना कि नहीं हुँ, इसके पीछे ये भी है, इसमें ना सीधा छक्का, सीधा बताया जाएगा हाँ भाई मारपीट की इजाजत है वगैरह तो रेफरेंसेस के साथ। तो वो आ रहा है बड़ी जल्दी मार्केट में आ जाएगा। तो आपने बहुत अच्छी फिर बात जो है। पढ़ने की जब स्टडी आपने शुरू की तो उसमें वो कब आपने की और किस तरह की? और जो कई लोगों के ज़हन में जो सवालात हैं, बहुत सारी ख़वातीन के ज़हन में ये सवालात होंगे कि यार ये समझ नहीं आ रही। मैं ये हमारा मुआशरा गलत है, इस्लाम ठीक हो सकता है या मेरे घर वाले गलत हैं, इस्लाम ठीक हो तो उस जो नेक्स्ट स्टेप है, वो कैसे आपने कैसे लिया और लोगों को कैसे लेना चाहिए? अच्छा ये उसको मैं वेरीफाई बताती हूँ करना ये भी इस्लाम से।
जी, जी, बिल्कुल। अच्छा ये भी बड़ा ना इंटरेस्टिंग है कि मैंने जब बहुत ज़्यादा मतलब डीपली स्टडी करना कब शुरू किया इस्लाम को। अच्छा इस्लाम का ये था कि बेसिक चीज़ें तो हमें सबको पता थी, ये मारने की जो आयत है सूरह निसा की, पर्दों की जो सूरह अहज़ाब की आयतें, ये सारी चीज़ें और क्या सज़ाएँ हैं इस्लाम में, कोड़े लगाना, स्टोनिंग टू डेथ, ये सारी चीज़ें तो पता होती हैं। लेकिन हमें यही सिखाया जाता है कि भई आपने कभी इस पे सवाल नहीं उठाना। अच्छा फिर हमारे अब जितने भी स्कॉलर्स देख लो या जो हमारा तरीक़ेकार है कि आप किसी मदारिस में चले जाएँ या आप किसी उलमा से बात कर लें, तो वो उसको बड़ा शुगर कोट करके, घुमा-फिरा के उन चीज़ों को मतलब सामने नहीं लेकर आएँगे, ठीक है? जो मतलब हार्श रियलिटीज़ हैं। अच्छा मेरे साथ जो ज़्यादा मैंने स्टडी करना शुरू किया और ये बड़ा इत्तेफ़ाक हो गया मेरे साथ कि सारी चीज़ें एक साथ ही मेरे साथ शुरू हो गई। ये मुझे याद है कि ये 2019-2020 का ये टाइम था कोविड का। और अच्छा मेरे ऐसा था कि मैं उस टाइम पे स्टडी कर रही थी अपने मेडिकल स्कूल में और मेरे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। अच्छा अब उसमें मुझे फीस देने में स्कूल की थोड़ा प्रॉब्लम होता था, ये चीज़ें मेरे साथ स्टार्ट हो गई। अच्छा फिर मैंने एक जॉब ढूँढना शुरू की, मैंने शुरू किया कि मे बी कि मैं कहीं जॉब ढूँढूँ तो मैं थोड़ा मुझे हेल्प आउट हो जाए चीज़ें। अच्छा मुझे उस टाइम पे याद है कि एक एयर सियाल करके न्यू एयरलाइन आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा अपना ऐड दिया हुआ था कि हमें कुछ मेडिकल ऑफिसर्स चाहिए, उनको हम थोड़ा ट्रेनिंग भी देंगे कुछ मंथ की और फिर हम उनको जॉब में हेल्प करेंगे। तो मैंने उस बारे में सोचा, मैंने कहा ठीक है अगर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, तो मैं इस तरह से भी कुछ कोर्स करके एयरलाइन में भी कुछ जा सकती हूँ, कर सकती हूँ। अच्छा मैंने वहाँ अपनी सीवी दे दी ना, अच्छा तो मैंने वहाँ जब सीवी दी और वहाँ से मुझे जो है ना कॉल आई। एक साहब थे उन्होंने मुझे कॉल की कि ठीक है जी आप इंटरव्यू के लिए आ जाएँ। अच्छा अब मैं जहाँ उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वो कंटोनमेंट का ही एरिया था। अच्छा और वहाँ पे जो उनका मतलब सो कॉल्ड जो उनका ऑफ़िस था, वो मैं क्या कहूँगी कि एक तरह से उनका अपना अपार्टमेंट था, जिसमें उन्होंने एक रूम बनाया हुआ था, जिसको उन्होंने सो कॉल्ड मतलब अपना ऑफ़िस करके रखा हुआ था कि यहाँ पे आके वो लोगों के इंटरव्यू ले रहे थे। अच्छा वो वहाँ पर आते हैं तो जी वो पहले उनको पता चला कि जी ठीक है मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की, मेरा इंटरव्यू सा लेना शुरू किया। तो फिर वो खुद ही पहले बताते हैं इंट्रोडक्शन देते हुए कि जी मेरी भी बेटी है, वो भी डॉक्टर बनना चाहती है, ये सब है। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की तो वो कुछ और मतलब टॉपिक पे आना चाहते थे, तो मुझे कहते हैं कि मैं ना आपसे कुछ अपनी वाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप मुझे बताएँ क्या उनकी मेडिकल प्रॉब्लम है? तो वो उन्होंने बड़ी मुझसे अजीब बात की कि जी जो मेरी जो वाइफ है उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, वो मेरे साथ सेक्स नहीं कर पाती, उनको बड़ा पेन होता है। अच्छा मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा भई एक खातून जो ऑलरेडी बच्चे भी कर चुकी है और मतलब उसको क्या पेन होगा, ये सब होगा। लेकिन ख़ैर वो उसके बाद इसी टॉपिक पे आ गए ठरकी कि था वो, जी आपको मैं बेसिकली ठरकी था वो। यस, यस, यस। फिर वो उस पे आ गए कि अच्छा आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ रिलेशन रख लें। ठीक है, तो वाह! आप जी, जी, आप बिल्कुल मेरे साथ रिलेशन रख लें, तो मैं आपकी बड़ी हेल्प करूँगा और आपका फीसेस भी कवर हो जाएँगी और आपको जॉब भी मिल जाएगी और इस तरह की उन्होंने मुझसे बातें की। अच्छा, अब वो जब इस चीज़ पे आए थे, तो उन्होंने बड़ा कन्विंस अच्छा मेरा मेरा उस टाइम पे क्या एक्सक्यूज़ था। अब मुझे यही था कि यार मैं किसी आदमी के साथ बैठी हूँ, जो मुझसे ऐज में भी बड़ा है, मिडल एजेड है और पावरफुल भी है और मैं उसके ऑफिस में बैठी हूँ, मैं कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं कर सकती एकदम से कि वो हाइपर हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए कि मुझे ही उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ उठाने पड़े। तो मैंने एक्सक्यूज़ बनाया, मैंने कहा नहीं देखिए मैं तो ये कर नहीं सकती क्योंकि मैं तो आपको पता है हम लोग मुस्लिम हैं और इस्लाम में तो ये अलाउड नहीं है कि आप विदाउट मैरिज या कुछ भी इस तरह से करो। अच्छा फिर वो चलो मुझसे क्या मिस यार बात मैरिज करते हैं, कर वो ले। कहते हैं जी, उसको जी, जी। मिस यार मैरिज का नहीं था पता? जो मोहम्मद जी, मैं हिजाब ने की। आपको आगे बताती हूँ उन्होंने मुझसे बात क्या की, आप ये सोचें। बड़े हरामी हैं वो ये सारे, अपने काम की सारी बातें पता है इन्हें। जी, जी, जी और अच्छा और मज़े की बात ये है कि वो जब वहाँ बैठे हुए थे ना, तो पहले ख़ैर मैं आपको बताती हूँ उन्होंने बातें क्या की, उसके बाद और भी है। अच्छा, तो जी वो मुझे कहते हैं कि अच्छा वो मुझे कहते हैं नहीं आपको ये किसने कहा कि इस्लाम में गुनाह होता है? तो वो अच्छा फिर बाद में उन्होंने एक टर्म यूज़ की कि इस्लाम जो है ये बहुत सेक्स पॉज़िटिव मज़हब है, मर्दों के लिए आहाहा! स्पेशल। आहाहा! तो वाह! मैंने अपने मतलब की चीज़ जी, है। जी, जी। अच्छा मैंने कहा वो कैसे? तो जी कहते हैं नहीं तो बीवियों का क्या इस्लाम में तो लौंडिया बनाना जायज़ है। अच्छा वो लौंडियों के टॉपिक पे आ गए। अच्छा तो अच्छा हाँ, मैं उनसे ज़्यादा बात कर नहीं रही थी और वो उसको एक्ज़ैजरेट मतलब खुद ही बताए जा रहे थे कि नहीं आपको आपको किसने कहा इस्लाम में तो जी लौंडियों की खरीदो-फ़रोख्त भी होती थी और फिर उन्होंने खुद ही मारिया किप्तिया का पूरा ज़िक्र कर दिया कि जी वो तो रसूलुल्लाह को तोहफ़े में मिली थी, मिस्र से आई थी, तो ये तो इस तरह से होता था तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मर्दों को तो ये बिल्कुल भी गुनाह नहीं होता और अगर हम कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाएँगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये मैं जब ये सारी चीज़ें सुन रही थी ना तो मुझे अच्छा मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था
क्यों? क्योंकि अच्छा। हमें बचपन में थोड़ा बता देते हैं कि हाँ, सेक्स डिलीवरी होती थी, फिर वो बताते इस तरह नहीं, हमें तो इसीलिए ये भी उन्होंने नहीं पता इस्लाम में था। आके खत्म कर दी। मुझे तो ये भी नहीं पता था ऑनेस्टली हुँ, जो जिस इस्लाम में मैं पला-बड़ा था ना, हम तो समझते थे बड़ा कोई सेक्सुअली कंज़र्वेटिव किस्म का मज़हब है, नज़र हुँ, नीचे रखनी है, शर्माना है, मर्दों जो शरीफ मर्द हैं उनकी नज़र नीचे होती है, बाकी हरामी मर्द होते हैं वगैरह-वगैरह। तो जिस मुआशरे में जिस घराने में मैं पैदा हुआ था और वो कोई इतना कोई हम कुछ सख्त नहीं थे, बड़े हुँ, मिडल क्लास बड़े नॉर्मल किस्म के बस मुसलमान थे। हुँ, यानी जो बड़े बुजुर्ग थे वो नमाज़ें भी पढ़ते थे, कुछ बीच में जो हमारे मामू खाला कुछ होते थे वो नहीं भी पढ़ते थे। यानी कोई इतना कोई सख्ती नहीं थी। लेकिन इस शर्म-ओ-हया का कॉन्सेप्ट बड़ा नॉर्मल था। और हुँ, से इस्लाम बड़ा सेक्सुअली कंज़र्वेटिव एक शादी एक ही करनी है एक ही दफ़ा और बस उसी के साथ सारी ज़िंदगी। तो ये सेक्स स्लेवरी वगैरह का तो पता ही नहीं था और जब मैंने इसके ऊपर बात करना शुरू की थी जो जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी जो जो मैं समझता था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे हाथ आ गया इस्लाम की धज्जियां उड़ाने में, हुँ। वो था ही लौंडियों का। बिल्कुल, लेकिन वो मुझे बिल्कुल। बाद में पता चला कि कुछ जो हरामी लोग हैं, वो अपने मतलब की बातें निकाल के रखे हुए थे। हुँ। उन्हें पता था कि ये है बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल और अच्छा ये पहली दफ़ा क्योंकि अच्छा बचपन में हमें बताते थे ना, तो कह रहे थे नहीं-नहीं वो लौंडियों के तो बड़े राइट्स होते थे और वो उनको सहारा देने के लिए बनाया जाता था, हाँ, क्योंकि वो बेचारियों के शौहर मर जाते थे, अकेली रह जाती थीं और कुछ कर नहीं पाती थीं, तो उनके सर्वाइवल के लिए अच्छा ये हमें हुँ, शुगर कोट करके आप कहीं पूछ भी लो ना सवाल, लौंडियों के हाँ, मुतालिक तो ये हमेशा उलमा इसी तरह की बातें करते हैं। हाँ, अच्छा ऑब्वियसली इन्होंने तो। जाके वहाँ पूरा कच्चा छट्टा खोल दिया इस्लाम का अपनी ठरक के चक्कर में, तो वो उन्होंने जब बातें की तो मेरे लिए अपने बड़ा ठहर के चक्कर में इन्होंने हज़रत मोहम्मद को ट्रक के नीचे फेंक दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा तो ये मैंने पहली दफ़ा बातें सुनी, ये मेरे ज़हन में रह गई। अच्छा फिर उसके बाद जो एक और मुनाफ़िक़त मैंने देखी कि जी एक बड़ा व रसूल की बातें कर रहे हैं, इस्लाम की बातें कर रहे हैं। अच्छा कुछ देर में क्या हुआ कि जब मैं वहीं बैठी हुई थी तो इनकी जो है ना डोर बेल रिंग होती है, तो वहाँ से इनके एक और फ्रेंड आ गए। ठीक है, वो आते हैं तो ये उन उन उनसे भी मेरी सलाम दुआ कराते हैं। अच्छा उनका भी अगर मैं वो भी आर्मी से बिलॉन्ग कर रहे थे, तो ओह! जी उनको उनको बुला लिया उन्होंने जी, जी। उनको उन्होंने बुलाया तो जी वो अच्छा आते ही उनको मुबारकबाद दें, कि जी आपने इतने उम्रा कर लिया, ये आपका 7वाँ उम्रा है और आके जी गले मिल रहे हैं। फिर वो जब आके वहाँ बैठते हैं, तो फिर उनका एक मुलाज़िम आता है, तो वो जी वहाँ से रेड लेबल लेकर आ रहा है, जॉनी ओह माय वॉकर गॉड! यस, यस जॉनी वॉकर्स आ रही है, ये सब हो रहा है। आपको अच्छा तो ये निकल जाना चीज़ें चाहिए था वहाँ से। आपको तो वहाँ से यस, फौरन यस। भाग अच्छा जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, मुझे अजीब-सा लगे अच्छा ये दोनों पहले वहाँ बैठे, मुझे मुझे ऑफ़र करे, मैं तो ड्रिंक करती भी नहीं थी उस टाइम पे, इस्लाम भी नहीं छोड़ा हुआ था। तो मैं इनको बड़ा अजीब तरह से देख रही हूँ। अच्छा, फिर वो कुछ देर बाद जी पता चलता है तो दोबारा बेल बजती है, वहाँ पर 2 और लड़कियाँ आती हैं। मतलब वो ओह! अराउंड मेरी ऐज की होंगी और वो पता चला था कि लाइक दे वर लाइक कॉल गर्ल्स और उस तरह से ये सब चीज़ें। अच्छा, उस टाइम पे मैं फिर घबरा गई, तो फिर मैंने बहाना बनाया। तो मैंने कहा कि नहीं, वो मेरे जो भाई थे ना असल में उनको मैंने अपनी लोकेशन भेजी हुई है, तो वो बस उनको वो मुझे लेने ही आ रहे हैं, मैंने उनको टेक्स्ट कर दिया था कि मुझे अब जाना है ये सब करके, तो मैंने एक एक्सक्यूज़ करके मैं वहाँ से निकल गई। अच्छा मैं वहाँ से वेरी गुड। निकल के आ गई, लेकिन जब मैं घर पहुँची ना तो ये चीज़ें मेरे ज़हन में रह गई क्योंकि ये मैंने पहले नहीं सुनी थी। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च की, मैंने कहा मैं खुद भी देखूँ कि ये जो उन्होंने बात कही ये सच है, नहीं है। अच्छा ये बड़ा साथ-साथ हुई मेरे साथ चीज़ें, कि मैंने इस पे सर्च किया और मेरे सामने आपका चैनल भी आ गया। वीडियोज़ भी अच्छा, आ गई ये और 2019 बिल्कुल आपका हाँ, ये उन्हीं दिनों में कौम से खिताब मैंने शुरू किया था 2019 में। यस, यस ये इत्तेफ़ाक हो गया कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेरे साथ-साथ हुई। अच्छा फिर मैंने और जब मैं वो तो वीडियोज़ औ और मैं तो बैठा हुआ ही लौंडी खोल के बैठा हुआ था। यस, यस, यस। तो मुझे याद है मैंने जब वो सारी वीडियोज़ देखी और वो सारे सेशन देखे तो मैं तो फिर मेरे बिल्कुल ही अजीब-सा हो गया और मैं लिटरली सोचने लग गई। फिर मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुए। फिर मुझे याद है मैं जब वो आपकी मैंने अच्छा मैं बिल्कुल एक होता है ना बंदा ऑब्सेस्ड हो जाता है, वो मैं बिल्कुल उस तरह से फ़ॉलो करने लग गई चैनल को। मैं एक-एक चीज़ और मेरा आहिस्ता-आहिस्ता दिमाग खुलता जाए और एक होता है ना कि आपका दिमाग समझ जाता है बात। कि यार ये रिलिजन तो कुछ भी नहीं है, दिस इज़ ऑल फेक लेकिन आपका वो एक डर फिर भी आपके अंदर होता है क्योंकि बचपन से वो डाल देते हैं कि जी आप नहीं मानोगे रिलिजन को तो आप तो जा रहे हो जहन्नुम में। सारे वो सड़ोगे। वो एक बड़ा मुश्किल होता है उस डर को निकालना। बड़ा बड़ा वो ऐसी ब्रेन वॉशिंग उन्होंने ऐसी रिचर्ड डॉकिंस ने तो इसको चाइल्ड अब्यूज़ के ज़ुमरे में डाल दिया और बात उसकी सही बिल्कुल। है कि वाक़ई वो ऐसा होता है मुझे याद है जब मेरा भी जब इस्लाम जा रहा था ना, तो मेरा भी आखिरी एक थोड़ा-सा ये था यार निकल आए तो कीमा बन जाएगा ऊपर जाके। लेकिन फिर वो भी बात ज़्यादा देर रुकती नहीं है आपके साथ बिकॉज़ इट जस्ट डज़न्ट मेक सेंस क्योंकि अगर आपको सच्चे दिल से आपको नई इन बोंगियों पे यकीन आ रहा है, जो लिटरली बोंगी हैं, जब आपका दिमाग खुल जाता है ना,
कायनात वाले ने इतनी बड़ी बिल्कुल। यूनिवर्स बना दी 93 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस, बस आज से 14 अरब साल हो गए कायनात को बने हुए, एंड में बस ये आखिरी 1400 सालों में ये पिच्चकियां करनी शुरू कर दी कि हाँ भाई यहाँ पे होगा। इतने अरसे से डायनासोर रह रहे थे, चीर फाड़ रहे थे कि, तो जब आप जूम आउट करते हैं तो ये सारी चीजें इतनी भोंडी लगती हैं, इसीलिए लोग, ये मजहबी लोग हैं, जूम आउट करते ही नहीं है, जूम इन करके उसी के अंदर ही रहते हैं। तो ये भी बड़ी जल्दी चला जाता है। तो एनीवे, तो आपने ये सोचा, आप इधर से सुन रही हैं, मेरी बातें सुन रही हैं, और आपके अपने ज़हन में पुरानी बातें चल रही हैं। आपकी अपनी लाइफ़ की एक स्टोरी जो आपने मुआशरे में देखा, घर में देखा, फिर ऊपर से ये जो हज़रत फ़रिश्ता-नुमा इंसान आ गए, जिन्होंने कहा कि हैं, हम तो करते ही ये काम है, इस्लाम में तो हराम-चक्कियाँ हैं ही बहुत ज़्यादा। फिर अच्छा, आपको मैं बताती हूँ फिर ये जो डर था ये कैसे निकला। ये जब मैं चीज़ें सुनती थी ना तो मेरा बड़ा दिल करता था मैं किसी से शेयर करूँ। अब मसला ये माशरा भी ऐसा है कि आपको कोई अपने जैसा लाइक माइंडेड मिलता नहीं है। लेकिन मुझे याद है मेरी जब कराची में मैं रह रही थी तो मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी। वो इस तरह थी कि हम उससे हर बात मैं उससे शेयर करती थी हर चीज़। तो मैंने उससे ऐसे ही मतलब उसको डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ या मैं मेरे ज़हन में ये है। मैंने उसको ऐसे ही थोड़ा ना उसके अंदर शक डालना शुरू किया। कि तुम्हें नहीं लगता कि ये रिलीजन इस तरह से है? देखो इस्लाम में तो सारी बातें जो हैं, वो तो मर्दों की साइड पर है। आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने उसको थोड़ा बातें अच्छा उसको भी समझ आ रही थी। फिर उसने मुझे क्या कहती है, उसने बड़ी अजीब बात की। वो कहती है कि यार देखो तुम्हारी बातें जो है ना वो मुझे समझ में आती हैं, उसमें लॉजिक भी है। लेकिन अगर मैं इस्लाम छोड़ दूँ या मैं मज़हब छोड़ दूँ, तो फिर मेरे पास क्या होप है? मैं अपना अगला दिन भी गुज़ारती हूँ ना, तो मैं ये सोच के गुज़ारती हूँ कि कोई ऊपर बैठा हुआ है, स्काई डैडी कोई खुदा है, जो मेरे सारे मामलात देखेगा और उसके आश्रय में अपनी लाइफ़ गुज़ार रही हूँ। और वो उस टाइम पे अपने हार्डशिप से भी गुज़र रही थी। तो उसकी ये बात सुनी ना तो मैं और ज़्यादा कन्विंस हो गई। मैं समझ गई कि यार ये तो सारा खेल ही यही है कि आपकी जो बैसाखी है ये। वल्नरेबिलिटी होती है, उसको रिलिजन जो है वो एक तरह से अटैक करता है और आप उसी वज़ह से क्योंकि आप खुद वीक होते हो और आपको एक होप चाहिए होती है तो आप उस चीज़ से अटैच रहते हो। आप नहीं छोड़ पाते रिलिजन। तो ये चीज़ मुझे और ज़्यादा वहाँ से क्लियर हो गई। क्योंकि मैंने एक अपने सामने एक और ऐसी एग्ज़ाम्पल देख ली कि एक और भी इंसान है जिसको चीज़ें समझ में आ रही हैं लेकिन वो इस वज़ह से नहीं छोड़ पा रही कि वो नहीं चाहती छोड़ना क्योंकि उसके लिए ये बैसाखी हो है, ये बैसाखी है। यस, बहुत सारे यस, लोगों की बैसाखी होती है मज़हब। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वो फिर एक लाइट बल्ब मोमेंट था जब आपने कहा नहीं, या ओवर द पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स, मेरा ख्याल 2-3 महीने या 6-7 महीने लग जाते हैं लोगों को ये अपने आप को कन्विंस कराते कराते, क्योंकि शक व शुबहात तो आ जाते हैं, हुँ, हुँ। जैसे आपकी सहेली में भी थे, लेकिन वो एक वक्त आ जाता है कि आप इस झमेले में से निकलना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, या ये दोनों किश्तियों पे मैं सवार नहीं रह सकती कि है, और डर भी रहे, डिप्रेशन भी हो जाए, ये वो। बस अब मैंने ज़िंदगी ऐसे जीनी है जैसे कोई खुदा-शुदा नहीं है। अब मैंने जो जी। मर्ज़ी, यानी इख़्लाक़ियात जो इख़्लाक़ियात मेरे ज़हन में समझ आती हैं, मैंने उसके हिसाब से जीना। वो एकदम से हुआ या ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स या अच्छा ओवर। वो भी मतलब ओवर द पीरियड वो चीज़ हो गई। अच्छा लेकिन अब उसमें हर्डल बड़ी ये आ जाती है कि आप क्योंकि रह रहे हो एक इस्लामी माशरे में, ठीक ओह है? तो यस। आप कैसे एक्सप्रेस करोगे कि आप एक्स मुस्लिम हो? आप कर भी नहीं सकते, आप डरते हो आस-पास के माहौल से, आपके कोई मुँह से ऐसी बात ना निकल जाए। मुझे तो याद है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी लाइफ़ थी, तो उसमें भी मैंने इस्लाम तो छोड़ दिया था मतलब एंड के ये 2000 मैं 2021 में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, तो उस वक़्त तक मैं छोड़ चुकी थी इस्लाम। हाँ, लेकिन ये है कि मैं उस टाइम पे शुरू में भी लिबरल थी, जब मैं गई थी मेरे लिबरल व्यूज़ थे, फिर मैं फेमिनिस्ट के तौर पे मशहूर थी, तो उस वक़्त भी मैंने ये चीज़ बहुत मतलब देखी कि लोग आपको एलियनेट करते हैं। जब वो देखते हैं ना कि आप इस्लाम से दूर हो या आपकी इमेज भी थोड़ी लिबरल सी है, तो वो आपके बारे में बहुत जजमेंटल होते हैं। और फिर अगर आप वो और ही ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगो और उनको शक हो जाए कि जी आप तो इस्लाम ही छोड़ चुके हो, तो वो फिर आपका हुँ, बड़ा जीना मुश्किल करते हैं। तो मेरा ये था कि अच्छा मेरे साथ फिर एक और मेरी कुछ फैमिली डायनामिक ऐसे थे कि मेरी मदर जो हैं वो सिंगल पैरेंट थी। लाइक मेरे फादर की 2024 में उनकी डेथ हो गई थी और मेरा कोई बहन-भाई नहीं था, तो मेरी जस्ट मदर थी मेरे साथ ना मतलब तो मेरे लिए वो भी था कि मैं उनको कैसे अकेला छोड़ूँ। तो मेरे माइंड में यही था कि मेरे लिए बेस्ट यही है कि भई मैं पाकिस्तान में ही रहूँ और मैं एक क्लोज़ेट एथियस्ट बन के रहूँ। तो मैं उसी तरह रह रही थी लेकिन फिर वही आता है कि आपका थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर होता है। मदर के भी माइंड में ये होता है कि देखो मैं अकेली हूँ और एक वो दिमाग में डाल देते हैं ना औरतों के कि और पाकिस्तान का माहौल है भी ऐसा कि भई आपको मर्द की ज़रूरत है,
कि आप कैसे करोगे, फाइट कैसे करोगे सोसाइटी से और कैसे आप सारी चीज़ें करोगे। तो एक वो चीज़ थी मेरे ऊपर। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर था, चीज़ों का हालात था कि भई आप शादी कर लो। अच्छा, उस टाइम पे मुझे याद है कि और कोई इस तरह सामने प्रपोज़ल था नहीं, तो एक शख्स थे, उनको मैं कुछ अरसे से जानती थी, वो भी इस तरह हुआ था कि एक स्टडी ग्रुप था, वहाँ पे मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई, 1-2 बार उसने कॉफ़ी के लिए बुलाया, तो वहाँ पे तो उसने एक बिल्कुल ही अपना अलग-सा इमेज दिया था, कि जी बड़ा मतलब सही है, मॉडरेट मुस्लिम है और बहुत डिसेंट है और ये सब है। और उसने फिर जब मुझसे उसकी बात-वात हुई, फिर उसने मुझे अपने ऑफ़िस में बुलाना शुरू किया ना, तो जहाँ वो काम करता था। फिर एक दिन उसने मेरी मदर से मुलाकात की, तो उसने रिश्ते की इस तरह से बात कर दी। प्रपोज़ल दे दिया। अच्छा, मदर तो चाह रही थी कि बस वो मेरी शादी करे ना। अच्छा, मैं भी उस टाइम पे यही सोचती थी कि मैंने कहा कि यार मैं मदर को कैसे अकेला छोड़ूँगी? मैं क्योंकि माइंड में मेरी होता था कि मैं एथियस्ट हो चुकी हूँ, तो शायद मैं पाकिस्तान से चली जाऊँ, लेकिन मुझे ये होता था कि मदर अकेली हो जाएँगी पीछे ना। तो ख़ैर मैंने उस वक़्त बातों में आके ये सब कुछ करके मैंने शादी कर ली। अच्छा, वो मैंने शादी की तो उसमें मुझे और ज़्यादा एक मिल गया इस्लाम का और बहुत अच्छा चेहरा। तो वो जिनसे मेरी शादी हुई थी वो सैयद फैमिली से थे। ओहो! ठीक है, वो जी सैयद थे और उन्होंने वैसे उन्होंने क बिल्कुल अपनी आप भी फिर सैयद हैं? क्योंकि सैयद तो मेरे ख़्याल बाहर नहीं करते शादी। नहीं, नहीं, मैं तो सैयद नहीं थी। मैं तो इसीलिए मैं नाम के साथ लगा भी देती हूँ राजपूत और ये सब, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग कन्वर्टेड थे। लेकिन एनी हुँ। हाउ अच्छा, उनका जो बाद में पता चला तो वो बड़ा अजीब स्टोरी निकली कि उन्होंने निकाह कर लिया। बाद में वो रुखसती डिले करते रहे। फिर उन्होंने बीच में जी एक ड्रामा भी किया कि भई मेरा बिज़नेस लॉस में जा रहा है, मुझे ना कुछ लोन की ज़रूरत है। तो उस वक़्त ओह! उनकी बातों में आके मैंने मदर ने उनको लोन दे दिया, पैसे-वैसे दे दिए और वो महल में इसी चक्कर में थे कि बस वो पैसे निकलवाते रहे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भई एक अकेली औरत है और उसकी एक अकेली माँ है, तो इनको मैनिपुलेट करते रहो और इनके सामने अपने रोने-रोते रहो। तो वो करके मुझे याद है 6 महीने तक वो लटकाता रहा टाइम ना रुखसती का। तो वो उसमें उसने लोन माँगता रहा मुझसे, मदर से। 1-2 बार मैंने उसको लोन दिया भी। उसके बाद वो ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता वो मुझे समझ आने लग गया। मुझे लगा कि यार ये कुछ जेन्युइन नहीं है बंदा, ये मुझे नहीं लगता ये कुछ करेगा। तो मुझे याद है उस टाइम पे पाकिस्तान में ना कुछ ग्रुप होते थे औरतों के, मतलब क्लोज़ ग्रुप होते थे जहाँ पे आप मतलब ये शेयर कर सकते हो बात कि आपको किसी आदमी पे शक है कि भई आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो मैंने वहाँ ऐसे ही इसके ऑफ़िस का ज़िक्र किया। मैंने इसकी कोई ख़ास चीज़ भी नहीं डाली वहाँ। बस ऑफ़िस का ज़िक्र किया कि भई ये बंदा ये काम करता है, आपका इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है बिज़नेस में या ये सब। हुँ। और मैं बड़ी शॉक्ड हुई। वो औरतों का ग्रुप था तो वहाँ पे बिज़नेस क्या, वहाँ तो कोई नीचे 50 कमेंट आए और वहाँ औरतों ने बताया कि जी ये तो मेरा भी हस्बैंड है। इसने मुझसे भी ओह! शादी की हुई है। ओह! बिल्कुल, और उसमें अच्छा, हर एज ग्रुप की औरतें, सिंगल मदर्स भी थी और बिल्कुल और अच्छा उसने टारगेट उन औरतों को किया हुआ था जो बेसिकली अकेली हों, वल्नरेबल जैसे थी, या तो जो वल्नरेबल ज़्यादा बिल्कुल थी। हुँ। यस, या तो जैसे विडोज़ होंगी, डाइवोर्सीज़ होंगी या ऑर्फन लड़कियाँ जैसे मेरी तरह की एग्ज़ाम्पल के घर में कोई मर्द नहीं है। तो उस तरह की औरतों को मतलब उसने, और मेरे मामले में तो चलो अच्छा ये हो गया था कि मेरा जो उसको मैंने पैसे दिए थे वो मतलब बैंक ट्रांज़ैक्शन के थ्रू हुए थे, तो एक रिकॉर्ड था। यहाँ ऐसी औरतें थी जी अपने ज़ेवर दिए हुए हैं, तो बाकायदा गोल्ड सब कुछ रखवा दिया दहेज-वहेज उनके दिया। पास। ओह हो, हो! तो वो जी बिल्कुल, अगर आप अपने गोल्ड किसी को दे दो आपको कहाँ वापस मिलेगा। तो इस तरह चलें के ये बहुत तो एग्ज़ाम्पल। चलें इसका तो ये तो वैसे नॉर्मल फ्रॉड है, इसका इस्लाम से तो मेरा ख़्याल ताल्लुक नहीं है। नहीं, नहीं, अभी मैं आपको अच्छा, और इस तरह की बातें बताती हूँ। अच्छा, ये करता क्या था, ये निकाह करके फिर इसने एक तरीका लगाया हुआ था कि ये क्या करता था, 1-2 लड़कियों ने मुझे ये बात बताई। एक ने तो बल्कि मुझे वो सारे स्क्रीनशॉट वो चीज़ें भेज दी कि ये इसने क्या तरीका बनाया हुआ था कि ये आपको जी हनीमून पे भी लेके जाएगा कभी, या आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा और ये आपकी सीक्रेट वीडियोज़ वग़ैरह ये चीज़ें रिकॉर्ड करके रख लेगा जस्ट टू ब्लैकमेल यू। ब्लैकमेल। ठीक है? हुँ। अच्छा, बिल्कुल। और अगर आप उसका हुलिया देखो तो जी वो इतनी बड़ी दाढ़ी है। ठीक है? मौलवी और साहब। वो बिल्कुल, आप मुझे याद है मैं इसकी कभी हुँ। ऑफ़िस भी जाती थी तो जी ये मैं मेरा नमाज़ का टाइम हो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। इस तरह का उसने बिल्कुल एक अपना वो आउटलुक बनाई हुई थी। फिर वो सैयद फैमिली करके उसको वो इतना यूज़ करता था चीज़ को कि मैं सैयद हूँ, ये है, वो है। अच्छा, फिर जब उसको शक पड़ा कि मैं इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करा रही हूँ, क्योंकि मैं इसके ऑफ़िस गई, फिर वहाँ से मैंने स्टेट एजेंट से भी बात की जिसने इसको सारा वो ऑफ़िस वग़ैरह दिया हुआ था सब कुछ। तो वहाँ भी मेरी बात हुई तो जो है क्या कहते हैं वहाँ भी मतलब जब उसको पता चला कि मैं इसके बारे में कुछ कर रही हूँ इन्वेस्टिगेट ये सब, तो ये इसने मुझे आके सुनानी शुरू कर दी कि तुम सैयद फैमिली से नहीं हो।
तो तुम इसलिए इस तरह से बिहेव कर रही हो, हमारे यहाँ की औरतें तो ऐसी हैं, हम लोग तो इतने पाक दामन, तो हम ये, तो वो, इतना मेरे साथ ड्रामा हुआ। अच्छा फिर एक और इस चीज़ इसने मेरे साथ ये कर दी थी कि जब उसको ये शक हो गया ना कि मैं कुछ इन्वेस्टिगेट करा रही हूँ, तो मुझे याद है कि ये क्या करता था कि मुझे भी उसने प्राइवेटली मिलना तो बिल्कुल छोड़ दिया। ये मुझे बुलाता था पब्लिक प्लेस पे ना, किसी कैफ़े बुला लेगा, कहीं बुलाएगा। अच्छा वहाँ इसने एक बार मुझे बुलाया तो वहाँ हमारा झगड़ा हो गया इसी बात पे ना, कि उसको ये शक था कि मैं लोगों के साथ राब्ते में हूँ या मैं कोई इसकी इंक्वायरी कर रही हूँ, लोगों को लगाया हुआ है या क्या है। तो इसने मेरे हाथ से लेकिन फ़ोन छीना। आपने ये इंक्वायरियाँ निकाह के बाद करवानी शुरू की ना? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो जी, जी। इसने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीना। अच्छा अब उसमें ये हो गया कि जब इसने फ़ोन छीना ना, तो व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है कि आप लिंक कर सकते हो अपनी डिवाइस के साथ, जहाँ आपके पास चैट ओह सारी या! खुल जाती हैं अगले ओह यस! बंदे की। यस, यस, अच्छा यस। अब मेरे साथ ये मसला था कि बाकी इसकी इंक्वायरी तो मैं ख़ैर करती थी, लेकिन वो सब डिलीट भी कर देती थी मैं जब इससे मिलने से पहले। लेकिन मसला ये हो गया कि मैंने कुछ ग्रुप जॉइन किए हुए थे एक्स मुस्लिम्स के। हाँ, और ओह! मेरी कुछ अपने फ्रेंड्स ऐसे थे जो ऑलरेडी एथियस्ट थे, क्योंकि एक पाकिस्तानी फ्री थिंकर करके ग्रुप था, तो वहाँ पे मैं यस। ऐड थी, वहाँ से काफ़ी लोगों के साथ मैं टच में आ गई थी। तो मुझे अच्छा। याद है कि वहाँ बिल्कुल, वहाँ मेरा जो है 1-2 मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ मेरी चैट्स थी, मज़ाक थे जो रिलिजन के ऊपर, वो इसके हाथ चढ़ गई चीज़ें। वो इसने ओह हो, अपने हो! पास रख ली। अच्छा वो फिर इसने ना एक तरह से मेरे लिए एक ब्लैकमेलिंग का ब्लैकमेल। उसने एक तरीका बनाया। तो मुझे याद है कि मैं जब पैसे इसने मेरे ले लिए थे, तो फिर मैं गई पुलिस स्टेशन, मैंने इसकी कंप्लेंट भी लिखवाई। अच्छा फिर वही आपको पता है कि और ज़्यादा चीज़ें खुल जाती हैं इस्लाम के बारे में, कि अब मसला ये हो गया कि ये जब मेरा निकाह हुआ था ना, तो इसने मुझसे बीच में निकाह के पेपर भी ले लिए थे। ये कह के कि भई मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है, मुझे ये काम है, मुझे मैरिज काउंसिल में मैं ये करवाऊँगा, उसने पेपर ले लिए। अच्छा फिर बाद में जब मैंने इसकी एप्लीकेशन दी और मैंने ये कहा कि भई ये तो मेरा हस्बैंड है और ये सारा कुछ है, तो इसने डिनाई करने की कोशिश की, नहीं, नहीं कोई निकाह इस तरह से हुआ भी नहीं था, ये भी नहीं है। अच्छा मैंने भी एक ऐसा कर दी हमाकत कि मैंने उसकी कॉपीज़ नहीं रखी अपने पास ना निकाहनामे। तो वहाँ वहाँ भी ये सिस्टम हो गया। अच्छा फिर जब ये चीज़ें मतलब गई, मतलब एप्लीकेशन मैंने इसकी दे दी, तो मैंने फिर अच्छा इसने क्या किया था कि ये जब हमारा सारा मसला हुआ था, तो इसने गारंटी के तौर पे ना मुझे 2 चेक भी दे दिए थे पहले, कि हाँ, हुँ। मैं पैसे वापस करूँगा, तुम्हें लोन मैं वापस कर दूँगा जो मैंने तुमसे लिया है। तो वो मुझे याद है, कोई इसने 10 लाख के कोई इस तरह के चेक थे, वो इसने मुझे दिए हुए थे कि हाँ, मैं तुम्हें पैसे वापस करूँगा। अच्छा वो दे के ना, इसका प्लान ये था क्योंकि ये दुबई भी जाता रहता था, तो इसको यही था कि भई मैं तो दुबई चला जाऊँगा वापस, और ये इसके चेक होते हैं बाउंस तो बाउंस हो जाएँ। और ये इसने दिए भी काफ़ी लेट थे, लाइक मुझे अगस्त में इसने चेक दिए थे और वो चेक कैश होने थे कोई नवंबर में जाके ना। तो बहुत टाइम था उसमें, तो मैं समझ गई थी, मैंने कहा ये तो भाग जाएगा यहाँ से जो भी कर रहा है। तो ख़ैर ये सारी बातें हुई और बीच में इसने किया भी ऐसे ही। ये चला भी गया, ये दुबई जाके बैठ गया और फिर ये वहाँ से मुझसे राब्ते भी नहीं करता था। अच्छा मैं, लेकिन मुझे यही था कि मैं इसके जो मुझे चेक मिल गए थे, तो मेरे माइंड में यही बात थी कि मैंने जैसे ही बाउंस होते हैं मैंने इसकी करवानी है, एफआईआर कुछ कराना है इसके अगेंस्ट ना। तो ये मुझे याद है, इसके चेक जब बाउंस हो गए तो मैं फिर एफआईआर कराने चली गई। उसपे इसकी फ़ौरन से एफआईआर कट गई थी क्योंकि वो चेक थे ये सब। अच्छा जब हाँ। ये सारी बातें हुई ना, तो फिर इसने वही मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया ना, कि नहीं देखो मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट ये चीज़ें हैं, मैं तो तुम्हें जो है ना मतलब मरवा दूँगा और ये सब है। और फिर उसने एक और अजीब हरकत ये भी करनी शुरू कर दी, एक जो हमें सो कॉल्ड औरतों को देते हैं ना ये पॉइंट, कि भई आपका जो मर्द है वो आपका गार्डियन है, आपका बड़ा मुहाफ़िज़ है और क्या है आपका बड़ा इज़्ज़त का रखवाला ये वो। तो इसके पास जो मेरी प्राइवेट पिक्चर चीज़ें थी, वो इसने पुलिस को भेजनी शुरू कर दी। ये पुलिस इसने को? बड़ी बिल्कुल, बिल्कुल पुलिस ऑफ़िसर, क्योंकि उसको पता था कि वहाँ माहौल ऐसा है। क्योंकि मुझे याद है मैं जब पुलिस स्टेशन जाती थी ना, तो सब मुझसे यही पूछते थे कि आप आई क्यों हैं? मतलब यहाँ तो औरतें नहीं आती पुलिस स्टेशन। मतलब एक वो है ही नहीं ना पाकिस्तान में रिवाज, कि औरत अकेली पुलिस स्टेशन जा रही है, कंप्लेंट लिखवा रही है, क्योंकि वो उन्होंने माहौल ऐसा बनाया हुआ है। फिर आप वहाँ जाओ, तो वो हकीकतन बात ही ऐसी होती है कि मुझे याद है मेरे चेक जब ये बाउंस हो गए थे, तो जो वहाँ एसएचओ थे, जो मेरा केस ले रहे थे, उन्होंने भी अजीब मुझे तंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पास मेरा केस आया, उनको पता चल गया कि भई अब मैं बड़ी होपफुल होंगी कि जी एफआईआर कटी है तो अब पैसे भी मिलेंगे या कुछ ऐसा होगा। तो उन्होंने जी, वो रात को मैं घर जाती थी, तो वीडियो कॉल्स कर रहे हैं रात को। वीडियो कॉल आनी शुरू हो गई। मैं अब समझू नहीं मैं करूँ क्या, काटूँ, बदतमीज़ी करूँ तो ये मेरा केस खराब कर देंगे। इतना अजीब। और मुझे याद है उस टाइम पे मैं जॉब कर रही होती थी, तो मैं कोई सुबह 7 बजे निकलती थी और रात के 7 बजे आती थी, तो 8 बजे ये लोग रात के 8 बजे मुझे बुला लेते थे पुलिस स्टेशन ना, कि नहीं हमें ज़रूरी आपसे मिलना है, आपकी ये एप्लीकेशन है, आपका इतना काम रहता है। और मैं जब वहाँ जाती थी तो कुछ भी नहीं होता था।
कोई केस से मुताल्लिक ये लोग बात ही नहीं करेंगे, जी आप चाय पी लें, आज नहीं आज आप मेरे साथ डिनर कर लें। अच्छा फिर सवाल-जवाब भी करेंगे तो बड़े अजीब पर्सनल किस्म के, कि अच्छा आपका निकाह हुआ था कितना अरसा रहा, आप उनके साथ रही थी? आप लोग एक जगह रहे थे, आप लोग फिज़िकल हुए मतलब इस तरह की ये लोग बातें और हरकतें शुरू हो जाती थी पाकिस्तान में। तो वो उसको पता था कि ये इस किस्म का माहौल है और इत्तेफ़ाक भी ये था कि जितनी भी ख़वातीन से मेरी बात हुई, किसी ने भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया था। इसी वजह से कि औरतों को ये होता था कि पुलिस के पास कौन जाएगा पाकिस्तान में ना। तो ख़ैर लेकिन मैं चली गई और मुझे उस टाइम पे पैसों का था भी कि यार मैं तो ज़रूरत है और मेरे पास कहाँ से आएँगे पैसे? क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं तो खुद जूनियर डॉक्टर थी और मुझे था कि मैं इससे किसी तरह निकलवा लूँ। तो ख़ैर मैं उ उस टाइम पे गई, तो इसने ये भी एक तरीका यूज़ किया कि भई जो मेरी पर्सनल फ़ोटोज़ हैं वो उठा-उठा के इसने पुलिस वालों को भेजी। फिर वो मुझे कॉल करते थे, फिर वो मुझे बुलाते थे कि ये भई ये आपकी पिक्चर्स हैं, ये आपके शौहर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इस तरह की उसने मेरे साथ एक सिचुएशन पैदा की। वो उसकी यही कोशिश थी कि मैं एम्बैरेस होके या हैरेसमेंट फ़ील करके मैं चुपचाप बैठ जाऊँ किसी तरह से ना। तो वो वहाँ से ये भी थ्रेट आ रहे थे कि भई ये ब्लास्फेमी और ये चीज़ें भी। ख़ैर लेकिन वो हुआ ये कि जब उसपे एफआईआर कट गई ना, उसके लिए मसला ये बन गया कि बाहर बैठा हुआ था। तो इसको ये था कि भई क्योंकि उसको वापस तो आना था कभी ना कभी, पाकिस्तान आना था, फिर इसको ये था कि मैं दोबारा अपने वीज़े कैसे लगाऊँगा, फिर उसका जो बिज़नेस था वो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड था, मतलब ट्रैवल एजेंसी और ये सब का बिज़नेस था। तो उसको यही था कि मैं फिर वीज़े कैसे लगाऊँगा अगर ये एफआईआर इसी तरह रही तो। फिर उसने मुझे इसी तरह से कहा ठीक है मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। ठीक है मतलब उसने सारे पैसे मुझे वापस नहीं किए थे, कहता है कुछ मैं तुम्हें दे देता हूँ, आउट ऑफ कोर्ट इसको बस खत्म करो और ये सेटलमेंट करके खत्म करो। तो इसने क्या किया कि कुछ पैसे मुझे ऑनलाइन दिए और फिर इसने वो एक तरह से केस खत्म हो गया। मैंने भी कहा चलो ठीक है मैं और इसने ये निकाह तो ये माना ही नहीं कि निकाह है और उसमें ज़ाहिर बात है उसको एक बात ये भी थी कि फिर हक़ महर भी देना पड़ेगा। ये एक अलग चक्कर था। तो इसको मेरा जो लॉयर था वो भी इसके पीछे लगा रहता था कि भई आप जो है ना मतलब इसको तलाक भी दो कुछ इस तरह से। वो देता ही नहीं था ना, वो कहता था नहीं मैं तो हुआ ही नहीं निकाह, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, मैं तो इसको मानता ही नहीं निकाह और ये सब। तो वो ख़ैर इस तरह से बात ये लगी रही मेरे साथ। तो बस जब मुझे पैसे मिल गए तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा मतलब रिलैक्स्ड हो गई कि ठीक है पैसे मिल गए दैट्स फाइन और अगर नहीं भी देता डाइवोर्स तो अब क्या कर सकते हैं। ख़ैर मैंने उसके बाद फिर अपना जॉब वग़ैरह कर रही थी। लेकिन फिर इसको वही ईगो का मसला शुरू हो गया कि भई मैंने क्यों इसके खिलाफ किया सब कुछ और इसको पैसे भी क्यों वापस देने पड़े। तो उसने दोबारा जो मेरा लॉयर था उससे दोबारा राब्ते शुरू किए और फिर मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो इसके अगेंस्ट इतनी चीज़ें हैं इस लड़की के अगेंस्ट कि ये तो मुल्हिद भी है और अच्छा मैं उस टाइम पे मेरा क्या था कि मैं एक्स मुस्लिम की तरह तो एक्टिविज़्म नहीं करती थी। लेकिन हाँ, मैं होमोसेक्सुअलिटी पे, फेमिनिज़्म पे मैं फ़ेसबुक पे काफ़ी खुल के लिखती थी। उस वक़्त मैं वीडियोज़ नहीं बना रही होती थी, तो मैं ज़्यादा अवॉइड करती थी चेहरा सामने ना लाना और पाकिस्तान में मैं सिर्फ़ ब्लॉग्स लिखती थी, लाइक इंग्लिश में लिख दिए, कभी उर्दू में लिख दिए, इस तरह से। तो इसको पता तो था कि मेरी एक पब्लिक प्रेज़ेंस है। तो इसने मुझे इस तरह थ्रेट करना शुरू किया कि भई ये तो देखिए बात भी करती है, होमोसेक्सुअलिटी पे करती है, ये सब करती है, तो मेरे पास तो इसकी अगेंस्ट चीज़ें हैं ब्लास्फेमी से रिलेटेड। अच्छा एक मुझे इसके थ्रेट आने शुरू हुए। अच्छा यही जब सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी, तो मुझे याद है कि मैं कराची में जॉब कर रही थी और ये कुरंगी का एरिया था। यहाँ पे एक हॉस्पिटल था, वेलफेयर हॉस्पिटल, उसका मैं पता नहीं अभी नाम लूँ ना लूँ, तो मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी। तो मुझे याद है कि मेरा जब मैं काम कर रही थी, तो मेरा अचानक से ना फ़ोन खराब हो गया, लाइक उसकी स्क्रीन टूट गई और वो बिल्कुल बंद होने पे आ गया, ये सब। अच्छा मैंने उस टाइम पे ज़्यादा सोचा नहीं और मेरे माइंड में आई डोंट नो क्या हुआ कि मैंने कुछ चीज़ें तो मैंने कर दी थी अनइंस्टॉल, जैसे व्हाट्सऐप होता है, ये सब चीज़ें। डिलीट भी कर दिया था डेटा। मैंने वो फ़ोन ठीक कराने के लिए दे दिया और मैंने दिया भी जहाँ मेरी वर्क प्लेस थी उसके बिल्कुल ही रोड आप थोड़ा-सा क्रॉस करो ना तो सामने ही एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप थी। तो मैंने वहाँ अपना मोबाइल दे दिया। अच्छा मैंने वहाँ दिया तो मेरे तो माइंड में यही था कि कुछ घंटे में दूँगी फिर स्क्रीन वो रिपेयर करके मुझे वापस कर देंगे। अच्छा वो जब मैंने उनको वहाँ दिया तो उन्होंने पहले तो रख लिया, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, हम आपको कल आके आप ले लेना अभी शाम में टाइम बहुत हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है मुझे भी वापस जाना था घर, मैंने कहा चलो अगले दिन आना ही है वर्क प्लेस पे तो ले लूँगी। अच्छा मैं जब घर गई हूँ ना वापस, तो मुझे अच्छा मैंने उनको ना अपना एक और नंबर दिया था, कि आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, मतलब दूसरा जो फ़ोन था उस पे। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना और फिर आपसे मैं आके ये मोबाइल कल ले लूँगी। अच्छा वो जो मैंने इनको नंबर दिया था, वहाँ इन्होंने ना मुझे अ, वॉइस नोट सा भेजा और उसमें वो मुझे कह रहे थे कि आप जो है ना क्या कहते हैं, मेरा भाई है, उसकी पता नहीं टाँग टूटी हुई है, उसकी टाँग का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ना आप कोई फाइनेंशियल हेल्प कर सकती हैं। फिर मैंने उनको बताया मैं अभी इस स्टेज पे हूँ नहीं कि मैं इतना कर सकूँ, क्योंकि मैं तो खुद जूनियर डॉक्टर हूँ।
तो कहता है नहीं आप लोगों की तो बहुत आप लोगों के पास पैसा होता है और अगर आप मैंने उसको जब थोड़ा मना किया कि मैं नहीं कर सकती तो वो मुझे आगे से कहता है कि नहीं आप जो है ना आपको आप करें तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि आपके अगेंस्ट ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो आपकी जान को खतरे में डाल और जैसे हम आपके साथ कर रहे हैं कोऑपरेट तो आप भी करें। मैंने कहा ये इसने क्या बात कर दी? अच्छा फिर मेरे ज़हन में वही आया मैंने कहा या तो इसने कोई डेटा निकाला है फ़ोन में से क्योंकि वहाँ भी इनके माइंड में यही होता है ना कि या तो लड़की है, इसकी कोई पर्सनल चीज़ें होंगी, कोई जैसे तस्वीरें गूगल होंगी। फ़ोटोज़ का फ़ोल्डर होता है, वहाँ चीज़ें सेव रह जाती हैं, स्नैपचैट पे आपके कोई पुराना चीज़ें सेव रह जाती हैं, तो वहाँ इनके पास चीज़ें सेव रह गई। अच्छा अब उसमें इत्तेफ़ाक भी ऐसा हो गया कि उसमें एक वीडियो ऐसी थी कि मुझे याद है कि मेरा जब मैं ये सारा मामला हो गया था तो पाकिस्तानी फ्री थिंकर पे मैं एक्टिव थी। मतलब मैं उसपे पोस्ट तो नहीं करती थी अपनी रियल आईडी से लेकिन वहाँ लोगों को मैं जानती थी। तो मुझे याद है कि वहाँ पे एक अली नाम था उस लड़के का, उसने भी एक फेक आईडी शुरू में बनाई हुई थी तो उससे मेरी बातचीत होती रहती थी, वो लाहौर में होता था। अच्छा उसका भी क्या इश्यू था कि वो बचपन में मतलब हैरेस हुआ था मदरसा में और वो हाफ़िज़ कुरान था, फिर उसने इस्लाम भी छोड़ दिया था जब उसको सारा इस्लाम पढ़ा और उसके कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे। तो वो उससे मेरी बातचीत होती रहती थी। उसका एक वो था कि उसको कुरान फाड़ के उसकी कोई वीडियो बना के मुझे ना भेज देता था मज़ाक में या कुरान जलाते हुए जैसे स्मोकिंग कर रहा है तो जलाते हुए भेज दी। वो करके अच्छा वो कोई वीडियो सेव रह गई, कहीं गूगल ओह! फ़ोल्डर में कहीं उधर रह गई। बिल्कुल, वो चीज़ उनके हाथ लग अच्छा ये मुझे पहले नहीं पता चला कि ये इतना ज़्यादा चीज़ें हाथ लगी हुई हैं। तो ख़ैर मैंने तो पहले जब इन्होंने इस तरह कॉन्टैक्ट किया तो मैंने तो पहले कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। फिर मैं इस बारे में सोचने लगी कि मुझे वहाँ जाना भी चाहिए कि नहीं जाऊँ? क्योंकि मुझे यही था उस टाइम पे इत्तेफ़ाक भी ऐसा हो गया कि ये वाक़यात हो रहे थे लाइक ये डॉक्टर शाहनवाज़ का बिल्कुल ताज़ा वाक़या था कि वो भी एक डॉक्टर था, उसको भी इस तरह से मार दिया। फिर वो एक इचरा बाज़ार का भी उसी साल ही एक इस तरह का वाक़या हुआ था। ऑलराइट। तो वो मैं जो हलवा, बिल्कुल, वो जो कपड़े जो हलवा वाला जो कपड़ा था, वो जो लड़की बिल्कुल ने वही कपड़े हाँ, पहने वही ओह! हलवा राइट। वाला। तो वो बड़े ये चीज़ें रीसेंट हुई फिर ये तो बहुत रिसेंटली बिल्कुल। हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल और अच्छा उसने अच्छा वो जो आदमी था जो मेरा फ़ोन रिपेयर कर रहा था, उसने किया भी इस तरह से था वो मुझे बड़ा कन्विंस करने लगा, कि नहीं आप हमारी शॉप पे आ जाएँ, आपका फ़ोन हाँ, हमने बिल्कुल ठीक कर दिया, आप आके ले जाएँ, आपके ले जाएँ। अच्छा मैं जब उसे देखा मैं अवॉइड कर रही हूँ, तो कहने लगा नहीं, नहीं आप ट्रस्ट रखें, आप भले आ जाएँ, आप मेरे सामने ही बैठिएगा, आप यहीं पे आके डिलीट कर दीजिएगा चीज़ें, कुछ ऐसा नहीं होगा। मतलब इस तरह की मुझे कन्विंस करने लगा, फिर मुझे ये मैंने कहा इतना क्यों कर रहा है कन्विंस ना? मैंने कहा नहीं मुझे इस पे अच्छा और इत्तेफ़ाक भी ऐसा था कि ये जो एरिया था ना कुरंगी का जहाँ मेरा हॉस्पिटल था, वहाँ जगह-जगह टीएलपी की वॉल चॉकिंग हुई हुई थी और वो एरिया था ऐसा कि जहाँ पहले रिलीज़ भी निकल चुकी थी टीएलपी। तो मैं और ज़्यादा डर गई जब मैंने इस चीज़ पे थोड़ा-सा रिसर्च किया कि ये जो एरिया है यहाँ तो टीएलपी और ये सब है। तो ख़ैर मैंने फिर वो उससे फ़ोन वापस नहीं लिया और ना मैं कभी गई दोबारा उस शॉप पे। लेकिन उसके बाद हुआ मेरे साथ ये कि क्योंकि इनके पास मेरा सिम का नंबर था दूसरा, तो मुझे मुसलसल कॉलें आने लग गईं। एक अजीब-सा होता था कि दिन में 20-20 कॉलें भी आ जाती थी। फिर कुछ दिन नहीं आती थी, फिर दोबारा कॉल्स आती थी, उनके तो मैं उठाती नहीं थी उनको अननोन में। उनको आपका पूरा नाम पता था पूरी आईडी के साथ? जी, 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 जी। वो हुआ यही था ना कि वो क्योंकि मेरा फ़ोन उसमें था और उसमें बल्कि उसके अंदर सब फ़ोन कुछ ही में तो होता। मुझे ये हो गया कि जब इन्होंने ये चीज़ें एक्सेस कर ली ना, तो मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक ये बात हो गई कि आप होता है ना अपने आईडी कार्ड की पिक्चर भी कभी रख लेते हो अपने फ़ोल्डर में या हुँ, किसी चीज़ हुँ। में या पासपोर्ट की पिक्चर, वो उन्होंने भी हर थी। चीज़ अच्छा छानी फिर होगी। बिल्कुल और उनको ये भी पता चल गया कि मेरी फ़ेसबुक की आईडी पब्लिक है। अच्छा उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे तो बिल्कुल होती ही नहीं थी। तो मैं मेरी बस फ़ेसबुक की आईडी होती थी, वो इनको पता चल गया कि फ़ेसबुक की आईडी पब्लिक है, वहीं पे मैं लिख रही हूँ और ये सारा कुछ हो रहा है। तो मुझे वहाँ मैसेंजर पे ना एक बुरहान कादरी करके एक आईडी थी, वहाँ से मुझे वो आने शुरू हुए वॉइस मैसेजेस, वो मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो उसमें बाकायदा मुझे इस बात की धमकी दी कि भई हम तुम्हें मार देंगे या हम तुम्हारी ना कंप्लेन करने जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर तो कटेगी अब एफआईआर। तो इस तरह की मुझे और फिर उन्होंने क्या किया कि वही जो वीडियोज़ थी ना, जो उस लड़के की भी थी और उसमें कुछ मेरी भी इस तरह की थी कि मैंने उसको रिप्लाई किया हुआ था और ये चीज़ें, वो उन्होंने सारा मुझे वापस भेजा डेटा कि हमारे पास ये है। तो वो चीज़ें जब मैंने देखी तो मैं फिर उस वक़्त उस टाइम पे बड़ी परेशान हो गई। फिर मैंने जो य कुछ पाकिस्तानी एथियस्ट जो बाहर थे, जिनको मैं थोड़ा जानती थी, जैसे उवैस इकबाल थे, फिर एक ताहा इकराम और इन लोगों को मैं जानती थी, तो इनको मैंने ये बताया कि भई मेरे साथ तो ये सिचुएशन है, मदीहा थी, मदीहा सैयद। तो सब ने मुझे यही कहा कि तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि ये अभी कुछ दिनों की बात है, कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बात ये ना कि एक चीज़ उनके हाथ लग गई है। अब वो किसी भी टाइम और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक ये होता है, एक तो होता है कि कुछ जगह ऐसा वाक़या हो गया,
जैसे फ़र्ज़ करें वैसे तो जो वहाँ हलवा वाला जो वाक़या हुआ था इचरा बाज़ार का, वो भी बड़ा खतरनाक था कि आप कहीं और भी वो लेडी जाएँगी तो हो सकता है उनको हैरेसमेंट और ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़े। लेकिन मेरा मसला ये था कि मेरी तो ऑनलाइन चीज़ें थी। वो एक बार कहीं डाल देंगे, वायरल कर देंगे तो मैं किसी कोने में चली जाऊँ पाकिस्तान के, तो अंजाम फिर वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ है, मूव लिंचिंग की सूरत में। तो ये सिचुएशन बन गई, तो उसमें मुझे याद है कि वो फिर ना भी मैंने हो, मॉब लिंचिंग ना भी हो क्योंकि औरतों की शायद बिल्कुल, मॉब लिंचिंग नहीं हुई, लेकिन ना भी हो तो जो जेलों में जो डालते हैं वो एक बिल्कुल। एक वो लड़की कौन मुझे नाम भूल गया उस लड़की का वो जिसके ऊपर हमने कैंपेन भी की थी। उसके भी कोई व्हाट्सऐप के ऊपर कोई मैसेजेस है वो बेचारी को जी, अंदर कर दिया, वो अभी तक जेल में ही है। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। डॉक्टर ही थी शायद वो भी। तो हाँ, ये मॉब लिंचिंग की ज़रूरी नहीं, आपकी ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म हो गई। यस, समझ ले ख़त्म बिल्कुल। हो गई। अच्छा फिर तो आगे मेरे क्या साथ हुआ? बिल्कुल, मेरे साथ ये हुआ था और फिर मुझे ये था कि मेरा पहले क्योंकि ट्रैवल रहा था यूरोप का, तो मुझे यही था कि मेरे लिए शायद ईज़ी होगा दोबारा वहीं का वीज़ा लगाना। तो मुझे विदिन 15 डेज़ आपका जो है ना जवाब आ जाता है, अगर आप हुँ। जर्मनी या कहीं अप्लाई करो। तो मैंने उस टाइम पे फ़ौरन शेंगेन मैंने का यस, शेंगेन का यस, वीज़ा मैंने डाल पहले वही यस, सोचा। मैंने सोचा मैं पहले यहाँ का ट्राई करूँ, यहाँ नहीं होता तो फिर वेरी गुड। कहीं भी जहाँ भी हो जाता है दुबई भी हो जाए, मलेशिया हो जाए, कहीं भी निकल जाऊँ। तो मैंने वो अप्लाई किया और वो पॉज़िटिव आ गया जवाब मेरे लिए ना, तो मैं फिर आ गई यहाँ फ़ौरन। और मैं जब वहाँ से निकली थी तो बड़ा अजीब क्योंकि मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं था कि क्या सिचुएशन है। मैंने क्योंकि मेरी मदर अकेली थी, तो मुझे यही था कि ये तो बहुत परेशान हो जाएँगी। उनको नहीं पता था कि ये सब सिचुएशन बनी हुई है कि ब्लास्फेमी पे थ्रेट आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। उनसे मैंने कोई बात नहीं शेयर की थी और सब मैं इस तरह उनको जब मैं निकली भी, तो मैंने उनको ज़ाहिर-सी बात है मैंने उनको झूठ ही बोला। मैंने बोला कि नहीं मैं जो है ना ऐसे ही जा रही हूँ घूमने-फिरने के लिए जा रही हूँ। फिर जब मैं यहाँ आई, तो जब मैंने कर दिया यहाँ पर आकर तो फिर जहाँ पर रहने का फैसला तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अभी क्यों नहीं आ रही? तो मैंने ऐसे ही कहा मैंने कहा नहीं यहाँ मैं थोड़ा स्टडी कर रही हूँ। तो मैंने उनको नहीं बताई सारी सिचुएशन कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं बहुत जब निकली तो बिल्कुल ऐसा था कि मैं बस एक मेरे साथ बैग था, एक बस हैंड कैरी था, 2-4 कपड़े थे, इवन जो मेरी डिग्रीज़ भी थी, तो वो भी मैंने अपनी एक फ्रेंड थी उसी को रखवा दी थी और मैंने कहा था कि मैं जब पहुँच जाऊँ, जब मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे तुम खुद डीएचएल या सेंड कर देना क्योंकि अच्छा पाकिस्तान में उस वक़्त हालात भी बड़े अजीब थे कि ब आप बोर्डिंग पे चेक हो जाए, कुछ मसला हो जाए, तो मैंने कुछ भी अपने साथ इस तरह नहीं रखा था और मैं फ़ौरन से बस यहाँ आ गई। तो बाद में फिर उसने अब मुझे मेरे सर्टिफ़िकेट चीज़ें भेजी। अब आपकी वेस्ट में जो ज़िंदगी शुरू हो गई है 2021 की बात है, 22 ये 23 की बात है? ये नहीं, नहीं ये बल्कि हाँ, 24 के एंड की बात है, 24 ओ ओ सितंबर यानी की। अभी? यानी अभी बिल्कुल, रिसेंटली बिल्कुल। यानी साल भी नहीं हुआ, ये ओके। हाँ, बिल्कुल रीसेंट और ये जो मुझे थ्रेट आ रहे थे ये मई की बात थी। ये ओके, अब मई-अगस्त इसके की ऊपर बात बात थी करते हैं, लेकिन 2024 यहाँ पे इसके ऊपर अभी बात करते हैं, लेकिन मुझे हुँ, यहाँ पे मुझे मैं जितनी आपकी कहानी सुन रहा था, मेरे अंदर से चीखें निकल रही थी कि फिर लोग मुझे कहते हैं, "यार, आप पाकिस्तान के ऊपर ऐसी इतनी तनकीद क्यों करते हो?" क्योंकि मैं तो उम्र के इस पेटे पे पहुँच चुका हूँ कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी को आपको कोई लपेटने की या लगी-लुपड़ी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिकनी-चुपड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुआशरा देखें, ये कितना घटिया मुआशरा है, आई एम सॉरी टू से, घटिया मुआशरा। फिर ये हमें कहते हैं कि यार इसमें इतनी अच्छी है ये हमारी मिट्टी है, इसने हमें पहचान दी है, वो भाड़ में गई ऐसी चवल पहचान कि ये मेरा ये मैं तो हुँ, खैर अ, 23 साल पहले नहीं 24 साल हो गए मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए। लेकिन मेरा जो उस वक़्त का भी जो छोटा-सा आई वाज़ 19 व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान जो थोड़ा-सा 2-3 साल का जो एडल्ट लाइफ़ का 17, 18, 19 जो एक्सपीरियंस था, आपको मीटर वाले को पैसे देने पड़ते हैं। आप कहीं पे जाते हैं, आप उनके आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं कि यार ये हमारा मीटर हुँ, लगवा दें ये वो। आपके अपने काम के होते हैं। और दूसरा ये जो आपने बात की कि एक कैसे इस मुआशरे में कोई एक औरत अकेली इज़्ज़त के साथ, डिग्निटी के साथ रह सकती है, कि वो काम करने जाती है और कोई ऐसी कि अब डॉक्टर आपने पढ़ा, इतना हुँ, मेहनत की, काम करने जाती है, तो आगे ठरकी बैठा हुआ है अपना नाला खोल के। वो आगे से शराब की बोतलें लेके बैठा हुआ है। अब बल्कि आप तो बच गई, मैंने इस तरह के इतने आपको तो पता भी होगा इस तरह का कितने बिल्कुल, वाक़यात होते हैं। इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वहाँ पे गैंग रेप कर देते हैं। बिल्कुल, और और ये है जी बड़ा हमारा अच्छा अखलाकियात वाला मुआशरा जी, बड़ा ज़बरदस्त हमारे यहाँ पे औरत की इज़्ज़त है। ये पुलिस के पास जाओ तो वो पुलिस वाला वो अपनी आगे काम खोल के बैठा हुआ है। बिल्कुल, कोई और हाँ जी, निकाह कर लें, आप शादी कर लें। शादी करने जाओ तो वो आगे दाढ़ियाँ रख के और 2 नंबर फ्रॉडिया बैठ इतना धोखा इस घटिया मुआशरे में, इस घटिया सोसाइटी में
कि जहाँ पे जाओ, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ और आपका भी अभी एक्सपीरियंस होगा, अभी आप हुँ, स्ट्रगल की लाइफ से आई डोंट नो, अभी आप रिसेंटली आएँगे तो आपको भी थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बट गुड कि आप हुँ, पढ़ी-लिखी हैं और आप आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। बाहर के मुझे तो कोई इस तरह के मुझे तो कोई ऐसे हुँ, पंगे नहीं होते। आपने कोई काम कराना होता है, अव्वल तो पुलिस के पास जाना ही नहीं पड़ता। अगर कोई आपने काम कराना हो, पुलिस के पास जाओ, वो काम करेगा, न कह देगा, नहीं करेगा, नहीं हो सकता वो, आपको बता देगा जो। कोई ऐसा चक्कर नहीं होता कि आपकी कि जो आप काम करें आपको वहाँ पे मज़ीद अब ये जो आपने मोबाइल वाला जो वाकया बताया, कितने हुँ, हरामी हुँ, हैं ये लोग। यानी हुँ, कितना हाई ट्रस्ट सोसाइटीज़ होती हैं कि हुँ, आप किसी को अपनी इतनी इंटीमेट चीज़ देते हैं, मोबाइल फ़ोन से हुँ, ज़्यादा इंटीमेट मेरा ख़्याल आजकल कोई चीज़ नहीं है। उसके अंदर लिटरली आपकी नेकेड सेल्फीज़ भी हो सकती हैं। हुँ, मेरी भी निकल आए शायद, इसलिए मैं तो ख़ैर किसी को नहीं दूँगा। हुँ, लेकिन वो हरामी इतने हैं, वो इतने और सारे अल्लाह अल्लाह उनके माँ-बाप के सामने सारे बड़ा हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, ये सारे इस तरह के। उसने देखा, उसको क्या पता कि आप कौन हो, क्या करती हो, क्या उसने लेकिन हर बंदे की तरह उसने खोला होगा जी, अच्छा जी पासपोर्ट मिल गया, पहला जी फोटोज़ लाइब्रेरी में जाओ, फोटोज़ उसने देखी होंगी और उसने बेतहाशा कॉपियाँ बनाई होंगी। इवन नॉर्मल फोटोज़ की भी उसने कॉपियाँ बनाई होंगी। फिर उसने आपके डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर किया होगा, फिर वो आपके मैसेजेस के अंदर किया होगा और उसने खूब टटोला होगा कि हाँ, अभी एक यंग लड़की है, यंग खातून है, कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, चले जी। अच्छा, अब कुछ मिल गया उसको, कोई ब्लास्फेमी रिलेटेड चीज़ मिल गई उसने, उसकी गैरत नहीं जागी इस्लाम के ऊपर। या तो होता है सच्चा मुसलमान होता तो कहता नहीं मैं इसको सज़ा पहुँचाऊँगा, उसने कहा ना, थोड़ा फ़ायदा लेते हैं, पैसे ऐंठते हैं इसके साथ, अपना फ़ायदा निकालते हैं। तो उसने आपको ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी। तो ये पाकिस्तानियों बड़े तुम शरीफ बनते हो। मुझे किसी के ऊपर ये आई 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 हैव ज़ीरो फेथ इन दिस सोसाइटी। आई हेट दिस सोसाइटी। मुझे नफ़रत है, मुझे लिटरली नफ़रत है इस सोसाइटी से। ये पूरी सोसाइटी जब तक इसका ओवरहॉल नहीं होगा और जो कि मुझे कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मेरी ज़िंदगी के अंदर तो नहीं होना अनलेस साइंस कोई ऐसी तरक्की कर ले कि हमारी ज़िंदगियाँ हज़ारों साल तक चली जाएँ। ओए हाँ, मोमिनो ऐसा हो भी सकता है। वो ये बड़े मज़े से कहते हैं, नहीं अल्लाह ने कह दिया कुरान में हर मौत ने मज़ा हर ज़िंदगी ने मौत का मज़ा चखना हो। तुम्हारे अल्लाह ने और भी बड़ी बातें की हुई हैं, मोहम्मद ने भी बातें की हुई हैं कि पेट के अंदर क्या है माँ के किसी को नहीं पता, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। वेदर क्या है पता चल जाता। तो गप्पे तुमने मारी में ये भी तुम्हारी गलत हो जाएगी। तो इसलिए आई हैड टू से दिस इतना और ये जो स्पेशली जो लड़कियाँ हैं और स्पेशली अम, जो लिबरल लड़कियाँ हैं, जो आगे जाना चाहती हैं, जो अपनी ज़िंदगी को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। ज़िंदगी मेरा तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस का नाम है। हम पैदा अपनी मर्ज़ी से नहीं होते, मरते भी अपनी मर्ज़ी से नहीं, लेकिन हम जब पैदा हो जाते हैं तो हर चीज़ जब तक हमारी आँखें खुली हैं, जब तक हमारे होशो-हवास हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को बेहतर करना। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, शादी करना, ट्रैवल करना, बच्चे पैदा करना, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करना। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये तभी हो सकते हैं जब तक आपके पास ज़िंदगी है। जब आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है फिर तो नथिंग मैटर्स। तो आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। क्योंकि जब आपको इस बात का पता चल जाता है कि ये सारी 1400 साल पुराने किस्से, कहानियाँ, चवलियाँ जो मरी हुई हैं और उसके उस उन चवलियों के ऊपर पूरे-पूरे मुआशरे खड़े किए हुए हैं और उन मुआशरों की शक्लें देख लें कि कैसे मुआशरे निकल रहे हैं। उसका कसूर क्या है? सज़ा क्या मिलती है आपको? जितना मर्ज़ी उस मुआशरे के अंदर रह लें, आप रहेंगे नीचे ही। यानी आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर नहीं होगी। तो अगर आप फैसला कर लेती हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करना है, आगे जाना है, भई क्यों नहीं दिल करेगा कि हम लग्ज़री ट्रैवल करें? क्यों ना दिल करे कि हम अच्छे कपड़े पहने? वैसे लोग मुझे मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मैं एक ही टी-शर्ट के अंदर पूरा हफ़्ता गुज़ार देता हूँ। तो क्यों ना हम मज़े-मज़े के खाने खाएँ और ये इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। यस। यही है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना। तो लेकिन प्लीज़ इस बात का ख़्याल रखना कि आपके इर्द-गिर्द दरिंदे बैठे हुए हैं। मैं ये कोई लगी-चुपड़ी नहीं लगाऊँगा। आपके इर्द-गिर्द हर कोई हरामी बैठा हुआ है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। कभी अपना फ़ोन ना दें किसी को और अगर ठीक करवाने फिज़िकली ठीक करवाने देना है या तो पासपोर्ट ना दें और जिसका बैकअप करके पूरा वाइप क्लीन करके दें। कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। ये तो मुझे तो पता है कि ये तो बड़ी पहले की बात है। मैंने तो ये सबक तभी सीख लिया था 99 या 2000 में कि उसका वो प्रिंटर एक दफ़ा खराब हो गया तो ईमेल खोली किसी के सामने, उसके सामने ईमेल खोली तो वो अम, प्रिंट निकालने के लिए ईमेल खोली तो वो लॉग आउट साइन आउट करना भूल गया। उसको हॉटमेल वगैरह था पता नहीं चला। तो उसके अंदर मैंने देखा कि उसने वो मैसेजेस भेजने लग गया वो। इतना ठ ठ ईमेलें भेजने लग गया अब उ उ उधर से। तो बहरहाल
ना किसी के ऊपर ट्रस्ट करें, ना कभी अपनी आईडी किसी के सामने रहें और अगर आप लड़की हैं तो कभी भी ये इंटरव्यूज़ के जो चक्कर होते हैं ना, इंटरव्यू में आप जाएँगी तो किसी को बता के जाएँ और किसी मर्द को बाहर, उस बिल्डिंग के अंदर ना रखें, बाहर रखें ताकि वो वहाँ पे उसके स्पीड डायल उसके पास रेडी हो 15 को कॉल करने के लिए। वो भी 15 भी जैसे 2 नंबर होती है सारी चीज़ें। तो प्लीज़ ये ट्रस्ट ना किसी पे करें, ये मुआशरा बड़ा गंदा है। या हम ये समझते हैं ना कि हाँ जी, हम आज़ाद हो जाएँगे तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो वहाँ पे बैठे हैं वो भेड़िए के भेड़िए ही हैं। अच्छा, तो अब आप आ गईं, रातों-रात पाकिस्तान से निकल के यूरोप आ गईं और ये तकरीबन अभी साल भी नहीं हुआ, 12-10 महीने हुए हैं। तो हुँ। अब आप कहाँ पे बैठी हैं? कहाँ से मुराद जगह नहीं, यानी किस स्टेज पे हैं? आपका फ्यूचर क्या सिक्योर है? क्या हाँ, अब के हालात बताएँ? अच्छा अभी जो यहाँ मैं जब आई हूँ तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ कुछ चीज़ों का तो बहुत डिफरेंस फ़ील किया कि यहाँ वैसा नहीं है कि आपको अगर कंप्लेन करनी है तो आप ऑब्वियसली जाओगे, यू पहली आर चीज़ वेरी पहली चीज़ मैं हर एक को बताता हूँ, जो जितने बाहर के पाकिस्तान की अपोलोजिस्ट या देसी पाकिस्तान में बैठे रहते हैं, मुझे एक चीज़ आप बता दें। सबसे पहली चीज़ आपने क्या नोटिस की? मैंने तो ये नोटिस की थी कि औरत चाहे नंगी भी जा रही हो, खैर अब तो ये यूरोप में भी बिल्कुल। बड़ा बुरा हाल हो गया। वो लोग घुरियाँ नहीं कराते और पाकिस्तान में नहीं, नहीं। इतनी सी आँख नज़र आ रही हो ना तो ऐसे देख रहे होते हैं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आँखों से। ये सही ये बात है ये भी। और अभी ये भी इधर भी बिल्कुल आपने देखा होगा ये जो अफ्रीका वगैरह से आए हुए हैं, वो घुरियाँ कराते होंगे, गोरा नहीं कराता। बिल्कुल ये अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मैं जब पाकिस्तान में भी थी ना, तो मैं ये अपनी शादी से पहले का भी और बल्कि जब मेरा ये इसके साथ थोड़ा पैसे-वैसे मुझे मिल गए थे ना, तो उस टाइम पे अच्छा मुझे जब पैसे मिल गए थे ना, तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा व्यू और ज़्यादा क्लियर हो गया था, चीज़ों को, इस्लाम को लेके और मुझे यही था कि यार आइंदा आप किसी और मर्द की तरफ तो उस तरह देखना ही नहीं है कि कोई आपको आके सहारा दे और वो भी स्पेशली अगर कोई मुस्लिम हो और ये सब। और मेरा जब मुझे पैसे मिल गए, तो मेरा थोड़ा दिल भी किया कि मैं थोड़ा सेलिब्रेट करूँ, तो मुझे याद है कि मेरा उस टाइम पे भी थोड़ा ट्रैवलिंग का रहा था, मैं जैसे थाईलैंड वगैरह चली गई और वो भी मैं गई किस तरह थी मुझे याद है रमज़ान का टाइम था। रमज़ान में मैं थाईलैंड चली गई थी वो भी इसलिए क्योंकि मेरी मदर जो है ना वो भी रिलीजियस थी। तो वो मुझे उनको पता चल गया मैं रोज़े नहीं रख रही हूँ और हमारे यहाँ सिस्टम कुछ ऐसा है ना कि पेरेंट्स की आदत होती है कि आपको कोई प्राइवेसी नहीं होती, वो आपका बैग भी चेक कर लेंगे कि आप वर्क प्लेस पे क्या लेके जा रहे हो। उन्होंने देख लिया कि मैं वाटर बॉटल भी चुपके से लेके जा रही हूँ ये सब। तो मुझे याद है वो बड़ा इंसिस्ट करने लगी कि नहीं तुमने क्यों इस तरह तुम दीन से हट गई हो, तो तुम एतकाफ में बैठो ये सब। तो मैंने कहा सच में ही ना बैठना पड़ जाए एतकाफ में, तो मैं एक आध हफ्ते के लिए बीच में दौड़ गई गए, थी थाईलैंड। भाग गए अच्छा आप। मैंने जितनी भी ओवरऑल मेरी ट्रैवलिंग हुई ना जी, जी। मैंने जब भी मतलब अब्रॉड ट्रैवल किया, कहीं और भी कंट्री में या यहाँ भी जब मैं आई यूरोप में, तो मैंने यही देखा है कि स्पेशली जो गोरे हैं, वो तो कभी मतलब कभी मुझे याद भी नहीं कभी ऐसा हैरेसमेंट फ़ील हुई हो। इवन ऐसा भी टाइम हुआ है कि कभी रात को भी जैसे अगर मुझे मिड नाइट भी कभी अगर मुझे वापस आना पड़ा है, जहाँ मैं रह रही हूँ और इवन मेरी जो बस है उसमें अगर ऐसे भी मर्द मौजूद हैं जो बिल्कुल ड्रंक हैं, मतलब ड्रिंक किया हुआ है, वो भी कभी आप हैरेस नहीं फ़ील करोगे, मतलब आप अनसेफ नहीं फ़ील करोगे कि ये कुछ आपके साथ कर देंगे, कुछ होगा। क्योंकि वो उनकी अपब्रिंगिंग एक कल्चर का बहुत फ़र्क है। हाँ, लेकिन हुँ, जैसे आप कह रहे हो कि जो इमिग्रेंट हैं, जो हमारे पाकिस्तानी आ जाते हैं या सीरियन, इवन अफ़गानी इंडियन भी इन्होंने बहुत गंद बिल्कुल, मचाया हुआ। और इसके बहुत ऊपर भी ज़्यादा। और इसके ऊपर भी कोई बात नहीं कर सकता। इसलिए इस पे भी मैं अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन सारों को पेलता हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस देख लिया, एक बड़ा क्लियर डिवाइड है। कल्चर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं, चाहे उनके बच्चे भी पैदा हो जाए ना बाहर, बिल्कुल। वो भी वही चवले मारेंगे क्योंकि वो अपने माँ-बाप से देख रहे होते हैं कि औरत को कहाँ पे रखना है और औरत का क्या मकाम है। और अगर कोई लिबरेटेड औरत है, कोई लिबरल औरत है, उसने अगर कोई कपड़े मॉडर्न पहने हुए हैं, तो इसका मतलब वो है ही 2 नंबर, उसको पकड़ लो बिल्कुल, जाके। बिल्कुल, बिल्कुल वहाँ ऐसे के ही। हाँ। इंग्लैंड के बॉर्न पाकिस्तानी सेकंड और थर्ड जनरेशन बॉर्न पाकिस्तानियों की अब स्टेटमेंटें अदालतों में आ गई हैं। वो कहते हैं कि गोरी औरतें तो होती इसी काम के लिए। यस, ये यस, पेंडे यस, यस। ये पेंडे बाहर जाके भी पेंडे ही रहते हैं। ऐसे ही है। और आपको पता है मैंने तो ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, मैं आपको बताती हूँ मैं जब यहाँ आई, तो मैंने एक तो पहले थोड़ा सर्च किया कि यहाँ पे कोई एक्स मुस्लिम्स की या कोई एथियस्ट की ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन हो। तो मुझे पता चला एथियस्ट अलायंस का और उन सब का उनसे मेरा राब्ता हुआ। फिर उनके ज़रिए मैं अपनी ही तरह एक और पाकिस्तानी थी वहाँ पे एथियस्ट उनसे मैं कनेक्ट हुई। तो उन्होंने भी उनकी एक ऑर्गनाइज़ेशन की वो मेंबर थी हर ऑर्गनाइज़ेशन की।
तो उसको भी मैंने जॉइन किया, उसको उन्होंने मुझे मेंबर बनाया और फिर हम लोग मतलब साथ ही इस चीज़ को लेके कनेक्ट हो गए और फिर मैं एक्टिवली अपना एक्टिविज़्म मतलब करना स्टार्ट कर दिया, फेमिनिज़्म को लेके भी और इन चीज़ों को लेके भी और उन्होंने भी मुझे बहुत एनकरेज किया कि आपको करना चाहिए, अपनी स्टोरी बतानी चाहिए और इन चीज़ों को ज़्यादा हाइलाइट करना चाहिए जो आपने सफ़र किया है। मतलब भले वो पैट्रियार्की हो या ब्लास्फेमी या इन चीज़ों को। तो मैंने उस पे भी अपना एक्टिविज़्म स्टार्ट किया। अच्छा अब यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मुझे और भी बड़ी अजीब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके हवाले से मुझे याद है कि यहाँ पे एक लड़की थी जो मतलब रिफ्यूजी थी। अच्छा वो भी पाकिस्तानी बॉर्न थी, पाकिस्तान से ही आई हुई थी। उसने यहाँ पे वो जॉब कर रही थी, एक पाकिस्तानी ही आदमी था, कैब ड्राइवर था। उसके यहाँ वो बेबी सिटिंग के लिए जाती। अच्छा उसकी आदमी की बेटी थी 9-10 साल की वो बेटी थी उस आदमी की। तो उसको वो देखने के लिए तकरीबन रोज़ाना ही जा रही थी और ये सब है। अच्छा फिर उसने जो है ना मतलब हमें मतलब बताया, मैं भी जिस तरह अपना ऑनलाइन एक्टिव रहती थी, इंस्टाग्राम पे हर जगह और मेरा उससे राब्ता भी हुआ, उसको थोड़ा पता चला कि मैं थोड़ा फेमिनिस्ट हूँ और मैं इन चीज़ों पे रहती हूँ और मेरे थोड़े यहाँ जो जर्मन या कहेंगे कि यहाँ जो और भी पाकिस्तानी इस तरह के हैं, जो मतलब एक्टिविज़्म कर रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनसे मेरा कनेक्शन है। अच्छा उसने फिर मुझसे ये बात शेयर की, उसने मुझे बताया कि वो जहाँ जा रही है बेबी सिटिंग के लिए, तो ये पाकिस्तानी बंदा है, ठीक है? अच्छा वो अपना एक्सपीरियंस इस तरह बताती है कि जब मैं बेबी सिटिंग के लिए पहले दिन ही गई, तो जो उसकी बेटी थी, उसने मुझे आके हग किया और अजीब तरह से वो बच्ची रोने लगी। तो कहती है मैं परेशान हो ओह गई कि ये यस! इतना यस कि ये करते हैं। इतना एब्नॉर्मली क्यों बिहेव कर रही है बच्ची। जी, जी। तो फिर उसने मुझे बताया कि जी वो जो बच्ची है उसको उसे खुद बच्ची ने बताया कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी मदर से मिलूँ, मैं अपनी ग्रैंड माँ से मिलूँ, लेकिन मेरे फादर जो है वो मुझे मिलने नहीं देते। अब ये बात बड़ी अजीब थी कि उसकी मदर यहीं जर्मनी में है और उसकी मदर बल्कि जर्मन गोरी है और उसको मतलब वालिद मिलने नहीं दे रहा। फिर अजीब भी लगा कि एक बच्ची है, उसकी कस्टडी भी मतलब वालिद के पास है। आई डोंट नो उसका क्या बेसिस थे, क्यों किस तरह कस्टडी मिली, क्या हुआ? खैर लेकिन वो उसने ये बात बताई तो वो भई बच्ची बड़े ट्रॉमा में है और वो उसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं इसी वजह से। तो खैर वो जब वहाँ रही तो उसने फिर चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि जी जो फादर थे वो तो बिल्कुल बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और वो फिर जो है ना अपनी स्टोरी अच्छा वो उन साहब का चक्कर यही था जो हमारे पाकिस्तानियों का होता है। वो बेबी सिटिंग के बहाने ना अक्सर इस तरह की जो लड़कियाँ और वो भी स्पेशली जो पाकिस्तान से आती थी जो रिफ्यूजी हुँ, बन के आ रही हैं क्योंकि वो उनको पता बेबी होता था सिटिंग कि ये वो अपनी बेबी बिल्कुल भी सिटर ये बच्चियाँ फैंटेसी को मेरी हैं। हाँ, जी, जी। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने कुछ इस तरह के मर्द जो इन्हीं रिफ्यूजी कैंप्स में काम कर रहे थे, जो पाकिस्तानी थे, उनको लगाया हुआ था कि जी जगह-जगह जाके औरतों से बात करो या ये बात एक तरह से फ़ेमस कर दो कि भई एक बंदा है इसको बेबी सिटर चाहिए होती है, तो वो थोड़ा-सा आपको पे भी कर देगा कैश में और ये सारा कुछ। तो ऐसी बहुत सी लड़कियाँ थी जो थोड़ा नीडी थी और उनको था कि चलो ठीक है हम ये काम करते हैं। तो वो आमियों इसी के तरह ज़हन वो में लड़की गई आइडियाज़ है। इनके आइडियाज़ इनको देखो कौन कहाँ से आते हैं? ये इतने ये आई मीन ये क्या लोग यानी वो बेबी सिटर फैंटेसी उसने कहा चलो जी यहाँ पे कहाँ पे मुझे मिलेगी जो बड़े बेचारे वल्नरेबल होंगे, बड़े डेस्परेट होंगे लोग, जिनके पास पैसे की भी प्रॉब्लम होगी, वीज़े की भी प्रॉब्लम होगी, बेचारे बड़े तो यहाँ पे जाते हैं जी, यहाँ पे जाके हमला करते हैं। वाह! बिल्कुल, बिल्कुल। सदके जाऊँ मैं इनके। और फिर अच्छा उनको पता भी होता है ना कि जो पाकिस्तानी उसकी बैकग्राउंड की औरतें हैं, तो वो ट्रस्ट भी करेंगी कि भई चलो पाकिस्तानी बंदा है, अपना जैसा लैंग्वेज का भी इश्यू नहीं होगा और फिर आ गया गोरियों ना को फिर वही और बात। ज़्यादा पता है। फिर आगे ना वही बिल्कुल। पाकिस्तानी सोसाइटी की बात। मैं आपको जी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे पाकिस्तानी जहाँ पे भी मिल जाए ना, जहाँ पे कोई कोई पाकिस्तानी कोई मुझे मिल जाए कि अगर पाकिस्तानी ने कोई ट्रेडीज़ होते हैं ना, कोई हम ट्रेडीज़ जो आपके कोई काम जी। कराना हो तो ट्रेडीज़, तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग गोरा ज़्यादा चार्ज कर लेगा। हुँ, तो लेकिन मैं करूँगा गोरे को वो काम पूरा करके जाएगा। ये जितने बिल्कुल, मैं तो कभी किसी आई एम सॉरी टू से मैं तो आई एम सॉरी आई डोंट ट्रस्ट इन एनी देसी एनीमोर। मुझे तो कोई बिल्कुल, ट्रस्ट बिल्कुल। नहीं। वो जो होता है ना वो दाल लगा देना छोटा-सा, वो यहाँ पर भी करते हैं वो ये हरकतें। हुँ, चलें ऐसे ही है। आगे चलें। अच्छा ये इनके माइंड में ना एक ये भी बात होती है कि यहाँ जो गोरी औरतें हैं ना, इनको तो जो यहाँ की ऑब्वियसली जो सिटीज़न है, यहाँ की बॉर्न है, उनको तो अपने राइट्स का पता होता है। उनको पता होता है हमें कैसे फाइट बैक करना है। एक औरत जो पहले ही तंग होके आ रही है पाकिस्तान से, वो पहले ही घबराई भी होती है कि भई मैं कैसे फाइट करूँ, क्या करूँ कि एक बंदा आपके सामने है जो ऑलरेडी रेज़िडेंसी लेके बैठा हुआ है, सारा कुछ है। तो वो ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए एक ईज़ी टारगेट होता है। तो अच्छा ये वैसे जब बच्ची वहाँ पे गई वैसे इन्होंने गोरियों को भी बड़ा बेवकूफ़ बनाया हुआ है। उनका बिल्कुल, भी बड़ा बिल्कुल। बेड़ा गर्क हुआ हुआ है वहाँ पे। चलें हाँ, अच्छा फिर इन्होंने तो ढूँढा उसको फिर उस लड़की को बुलाया, लड़की ने बच्ची जी, की जी, जी, आपको जी। चीज़ें गलत जी, लगी जी, जी। बातें, फिर जी, जी, बच्ची ने क्या बिल्कुल, बताया फिर?
जी, जी, बिल्कुल तो ये मुझे लड़की ने ये बताया कि जी ये एक तो बच्ची को नेग्लेक्ट करता है। अच्छा फिर इसका क्या हुआ था कि कुछ दिन ये नॉर्मल रहा, फिर इसने बड़ी ट्राई की, वही जो बच्ची थी उसके साथ वो अच्छा खुद भी वो इस तरह से थी कि वो टीनेजर थी लड़की, जो वहाँ पे बेबी सिटिंग के लिए जा रही थी। तो उसको मतलब उसको ना देख लिया कि भई इसका शायद केस भी रिजेक्ट हो गया था और उसको ये था कि शायद ये डिपोर्ट होगी या क्या है, तो उसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगा ना। जब उसको पता चला कि भई इसका तो शायद यहाँ केस भी रिजेक्ट हो रहा है, क्या है, तो उसको कहता है कि देखो तुम मुझसे ना शादी कर लो ठीक है और क्योंकि अच्छा फिर अपनी एग्जांपल देने लगा अच्छा ये लोग ऐसे है ना कि ये लोग मतलब घबराते भी नहीं है ना फिर ये जब एक्सप्लॉइट करने पे आते हैं तो अपने सारे जैसे उन्होंने मेरे सामने पूरे इस्लाम के कच्चे चट्टे खोले थे तो ये भी अपना खोलने पे आगे कहते हैं कि देखो क्योंकि मैंने भी ऐसे ही एक्सपीरियंस है किया ना, वो वो बिल्कुल पहली दफ़ा तो नहीं कर रहा ये काम। उसको यस तो यस प्रैक्टिस हुई है, उसको तो ये भी पता है कि उसके बदले में वो क्या जवाब देगी, तो उसका यस काउंटर जवाब मैंने क्या रखना है, वो तो इसलिए वो एक्सपीरियंस साथ मिला रहा है। अच्छा, तो उसने बेबी सिटर बिल्कुल को लाइन मारनी शुरू कर दी, उसने देखा बिल्कुल कि हाँ, अब ये तो लाइन और और ये मुझे उस लड़की ने बताया कि जी करता क्या था इसकी बेटी सामने ही साथ ही बैठी होती बेटी बैठी होती थी तो उसके साथ ही लग जाता था कि देखो तुम मुझसे शादी कर लो मैंने भी इसकी माँ से इसीलिए शादी की थी बल्कि वो और कहने लग गया कि उसको बताया ये कि मैंने शादी की थी पर वो दर हकीकत वो शादी भी नहीं थी वो उसने आउट ऑफ वेडलॉक ही बच्चा पैदा किया था सो कॉल्ड आपको पता है ये जो मुसलमान है ये इस्लामी तो बन जाते हैं वैसे लेकिन जब इनको पासपोर्ट चाहिए होता है ये चीजें चाहिए होती है तो हर तरह का काम करते हैं तो ये इसको कहने लग गया कि देखो मैंने पेपर के लिए बच्ची पैदा की थी और ये तो मेरा चलता फिरता पासपोर्ट है अपनी बेटी को कहता है ये मेरा चलता फिरता पासपोर्ट है अच्छा फिर ये अच्छा ये मतलब ऐसा आदमी था कि वैसे ये बड़े गैरतमंद बनते हैं क्योंकि वो मुझे बच्ची ने जब कांटेक्ट किया ना बेबी सिटर ने तो उसने सिर्फ अपना हरेसमेंट का नहीं बताया वो बल्कि ज्यादा परेशान थी उस बच्ची के लिए वो कहती है कि ये जो बच्ची है ना इसके सामने ये लगा रहता है ऑनलाइन मतलब टिकटॉक पे टिकटॉक मॉडल्स जो होती हैं कुछ पाकिस्तानी भी और उस तरह से कुछ ओनली फैंस की मॉडल उनके साथ भी ये बैठ के वहां डीलिंग कर रहा होता है बेटी भी साथ ही सोफे पे बैठी होती है ये घर में माहौल चल रहा होता है ये इसने एक चीज देखी कि जब ये वापस आता था ना काम से तो ये इस तरह के कामों में लग जाता तो ये इसने 2 बार इस लड़की ने ये चीज़ नोट की कि ये इस तरह की काम कर रहा है। फिर उसने मुझे एक और बात ये बताई इस बंदे की कि ये इसने ना बातों-बातों में ये ज़िक्र कर दिया ना कि ज़ाहिर-सी बात है जब इनकी आपस में कभी बात हुई तो कहने लग गया कि मैं जो है ना अपनी बेटी को हर साल लेके जाता हूँ पाकिस्तान ना और मैं अभी इसका बस वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ी-सी और बड़ी हो, ये 16 साल की हो जाए कम से कम, तो मैं इसको पाकिस्तान लेके जाऊँगा इसी तरह जैसे गर्मी की छुट्टियों में लेके जाता हूँ और मैं इसकी वहाँ जाके शादी कर करा दूँगा दूँगा। शादी। जी, हुँ। मैंने शादी करनी है और करनी भी मैंने अपने भतीजे के साथ। वो इसलिए कि ताकि मेरा उसको भी भतीजा भी पासवर्ड आ मिल जाए। सके। जी, बिल्कुल, भतीजे को पासपोर्ट आ जाए और बेटी तो मेरी गैरत है और मतलब कहता था कि मुझे यही डर लगा रहता है कि ये भी अपनी गोरी माँ की तरह ना निकले, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरा अब उससे ब्रेकअप हो गया है, तो आपको पता है गोरों का ये कल्चर होता है, इसके तो बॉयफ्रेंड है, तो मैं तो नहीं चाहता मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड हो, मैं तो उसकी जल्द से जल्द शादी करूँ। ये बात इसने कर दी इसके लड़की के सामने। अब वो ये समझ रहा था कि ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो जो लड़की थी बेबी सिटर उसको ये हो गया कि ये तो सही नहीं है, ये तो पहले ही एक तो बच्ची को नेग्लेक्ट किया हुआ है, फिर ये इसकी शादी भी ज़बरदस्ती करना चाह रहा है। ये इसने बातें मुझे लड़की ने बताई। फिर से ये बताया कि ये क्या करता था सो कॉल्ड वैसे तो उनको बेटियों के मामले में हर वक़्त गैरत का चला रहता है। तो ये क्या करता था कि जब इसको कन्विंस करना होता था ना, तो ये बेटी को भी मैनिपुलेट करता था। उसको कहता था कि देखो तुम्हें आप ही पसंद है ना, तो तुम इसको यहाँ से जाने नहीं दो, तुम इसको कहो कि ये मुझसे शादी करे। अपनी बेटी को कहता था कि तुम जो है इसको लड़की को कहो कि ये हमारे घर ही रह जाए, ये मुझसे शादी करे। फिर बच्ची के सामने उसकी माँ की बुराइयाँ करना, कहना कि इसकी माँ तो गोरी थी, काफ़िर थी और जो है ना गंदी औरत थी। ये जो टर्म यूज़ करते हैं ना गोरी क्योंकि इनके माइंड में यही होता है कि ये लोग कपड़े गंदी ऐसे औरत। पहनती हैं या इनका कल्चर थोड़ा-सा इस तरह है। कहता है वो तो गंदी औरत थी, मैंने इसको 4 साल बर्दाश्त किया सिर्फ़ इसलिए किया कि बच्चा हो जाए। अब वो बच्ची के सामने ये बातें करता था, वो बच्ची डिस्टर्ब होती थी। वो फिर वो मुझे लड़की बताती थी कि ये जब ऐसी बातें करता था तो बच्ची रूम में जाके रोने लग जाती थी, कमरा बंद कर लेती थी। कि उसके लिए चीज़ें बड़ी अजीब-सी होती थी कि ये अब्बा क्या बातें कर रहा है। तो हर वक़्त उसकी माँ को ना लान-तान उसके सामने मतलब करते रहना कि भई मैं इसलिए तुम्हें बात नहीं करने देता कि तुम्हारी माँ तो गोरी है, गंदी औरत है, ये है, वो है। तो ये सारी बातें फिर उस बेबी सिटर ने हमें बताई कि भई ये इस तरह का बंदा है और अच्छा और वो चालाक इतना था कि इसने क्या किया था कि ये जब लड़की ने काम करना शुरू किया ना, तो उसने उसको ये भी इस तरह से भी एक्सप्लॉइट किया कि भई देखो तुम्हारा तो कुछ पता नहीं, तुम्हारा तो केस यहाँ रिजेक्ट हो रहा है, तुम्हें तो कभी भी निकाल देंगे, तुम ऐसे करो अपना पासपोर्ट चीज़ें मेरे पास छोड़ जाओ। मेरे पास रखो वो ज़्यादा मतलब उसमें रहेंगी, क्या सेफ है। कहते हैं हाँ, सेफ रहेंगी। मेरे तो पास वो सेफ है यहाँ पे। लड़की ने वहाँ अपनी कुछ चीज़ें भी छोड़ी हुई थी, तो वो इस वज़ह से भी ज़्यादा डरी हुई थी। तो फिर उसने जब राब्ता किया तो मुझे याद है कि मैं भी ना एक दिन उसकी ऐसी फ्रेंड बन के चली गई वहाँ पे।
तो मैंने भी उस बच्ची को देखा, सारा कुछ, तो वो समझ आ गया, वो वैसे ही मुझसे भी लिपट के लो रोने लग गई। फिर कहने लग गई कि जी मुझे तो बात करनी है अपनी वालिदा से और अपनी जो ग्रैंड मदर है उससे। और मुझे याद है कि इसने क्या किया था कि जब मैं वहाँ गई तो इसने वालदा ने उस टाइम पे पुलिस ना को अप्रोच नहीं किया? आई मीन इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। जी, 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 उसके बाद मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक और चीज़ ये नोट की थी कि वो बच्ची क्या करती थी, उसके पास फ़ोन तो था, वालिद ने फ़ोन छोड़ा हुआ था, तो ये क्या करती थी, छुप-छुप के मतलब बात करनी, जैसे दरवाज़े के पीछे जाके, करती थी ये मदर से राब्ता करने की कोशिश, लेकिन वो छुप-छुप के कर रही है ये सब। तो मैंने एक तरह से वो चीज़ देख ली कि भई ऐसा माहौल है। तो फिर ये हुआ कि मैं फिर गई पुलिस के पास। अब जो पाकिस्तानी जो लड़कियाँ आती हैं ना यहाँ पे, वो इतना ज़ाहिर बात है, वो मैंने आपको बताया ना, जैसे वहाँ भी पुलिस के पास जाना, उनको ये सब करना बड़ा जर्मन मुश्किल लगता है। लैंग्वेज वगैरह पूरा हाँ, बड़ी चीज़ है, बड़ा मुश्किल होता बिल्कुल, है। और यहाँ तो लैंग्वेज का भी इश्यू था, ये सब भी था। तो ख़ैर फिर मैं गई पुलिस स्टेशन, मैं खुद ही चली गई और मैंने फिर वो पूरी उसकी स्टेटमेंट उसकी लिखवाई, और फिर उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर से भी उन्होंने फिर राब्ता किया। तो इस तरह से हमने इस मामले को तो फिर क्या हैंडल बना? किया, लेकिन मैंने उनको अच्छा, कहा नहीं तो फिर क्या स्पेसिफिकली। बना? चाइल्ड चाइल्ड वेलफेयर ने फिर बच्ची को निकाला वहाँ से जी, या जी, नहीं? जी, जी। उन्होंने कहा कि हम इसकी मदर को भी बुलाएँगे, पहले उससे भी हम चीज़ें पूछेंगे और फिर हम इस बच्ची को अपने पास रख लेंगे। उन्होंने ये कहा कि आपको मज़ीद आगे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने उनको ये भी एक रिक्वेस्ट की थी कि भई मेरा एनोनिमस रखना, कि मैं ये सब कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यही इश्यू था। मैंने कहा भई वो आदमी को अगर पता चला कि मैं कर रही हूँ, तो वो चीज़ें सर्च करेगा, उसको और पता चल गया कि मैं एक्स मुस्लिम भी हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, तो और मेरे लिए नए मसले बन जाएँगे। यहाँ भी बन ओह! जाएँगे, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम जो है ओह वो यस! काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट है। और मुझे काफ़ी लोगों ने ये बताया है कि आप थोड़ा-सा भी रिलिजन के बारे में बात हो जाए, तो वो सेम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे ओह पाकिस्तान में यस! करते हैं। ओह यस! शरीयत के बिल्कुल, नारे वहाँ पे भी गंदी मछली कहीं पे भी चली जाए वो गंद ही मचाएगी बिल्कुल। और पूरे तालाब को गंदा ही करेगी। सो तो अब आपका क्या फ्यूचर का प्लान है और अब आप कहाँ पे खड़ी हैं? ये तो आपने इनकी बात बताई आई होप कि उस लड़की को उस बच्ची को इंसाफ मिल जाए या उस इस अ, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल आए। अच्छा उस लड़की का क्या बना जो बेबी सिटर थी? वो भी चली गई वापस? वो फिर हाँ, अब वो चली गई। वो उसके यहाँ तो नहीं थे रिलेटिव, मतलब उसके यहाँ भी कोई एक डिस्टेंट रिलेटिव था, जिसके पास वो गई, फिर वो मुझे लगता है वो यूरोप से चली ही गई है। आई डोंट ओके। नो, वो पाकिस्तान तो नहीं गई वो, लेकिन वो कहीं और चली गई है, आई अच्छा थिंक जर्मनी सो। में क्योंकि ये इन्होंने बड़ा हुँ, गंद मचाया हुआ है, ये सीरियन और ये मुसलमानों ने और ये तो बिल्कुल। हर जगह पे गंद जैसे मैंने आपको बताया। मैं हज़ारों वीडियोज़ देख चुका हूँ। और सिर्फ इस्लाम का इश्यू नहीं इल्लीगल माइग्रेंट्स का भी इश्यू है कि हुँ, सारे मुँह उठा के असाइलम सीकर बन गए। हुँ, कश्तियाँ भर-भर के आए और सारे इकोनॉमिक माइग्रेंट्स और सड़कों पे छुरियाँ चल रही हैं, औरतों के रेप हो रहे हैं। अ, इतना सेक्सुअल वायलेंस ऊपर चला गया। अ, जर्मनी में, फ्रांस में और यूके में भी अब जाना शुरू हो गया। तो जर्मनी में मैं ये सुन रहा हूँ कि एक बड़ी वेव आ रही है एंटी हुँ, असाइलम सीकर्स के। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं अ, उनके लिए भी सुना है बड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है। तो उस हवाले पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग मैं पहले तो यही कहता था पाकिस्तान में अगर आप हो तो बाहर भागो। लेकिन अब बाहर भी दरवाज़े बंद होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और कभी-कभी तो हम जैसे देखते हैं कि जो स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ से जो आ रहे हैं, मतलब इमिग्रेंट्स, उनकी जैसे हैरेसमेंट और ये एक्सट्रीमिज़्म सारा कुछ, तो कभी सोचते हैं कि भई शायद ये लोग ले ही नहीं मुस्लिम कंट्री से, लेकिन फिर ये भी ख़्याल आता है कि भई जैसे मेरा केस है, ऐसे और पता नहीं कितने ऐसे एक्स मुस्लिम होंगे, एथियस्ट होंगे, जो बड़ी मुश्किल से रह रहे होंगे, मतलब इन कंट्रीज़ में, जैसे ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वो बेचारे क्या करें? बिकॉज़ देयर आर लाइक जेन्युइन असाइलम सीकर, लेकिन अब इश्यू यही है, आई डोंट नो, पहले ये चीज़ें कंट्रोल नहीं की गई और अब ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और अब एकदम से इतनी स्ट्रिक्टनेस हो रही है, तो आई डोंट नो, ये सब इमिग्रेंट जितने भी होंगे ना, उनके लिए बहुत मुश्किल बनेगी ये चीज़। क्योंकि वो एक ओवरऑल एक इमेज बन गया है ना कि ये इस तरह से है एक होगा। तो इमिग्रेंट्स है ना और एक लेकिन ये असाइलम सीकर्स इमिग्रेंट्स तो यही होते थे जो स्किल्ड जी, माइग्रेंट होते थे। जैसे अगर जी, आपको सही। मुल्क को 1000 डॉक्टरों की ज़रूरत है तो वो 1000 डॉक्टर पूरी दुनिया से ले लेंगे स्प्रेड आउट करके। हाँ, कहीं से भी ले लेंगे तो वो आके यहाँ पे अपने गेट हाउस नहीं बनाएँगे। बिल्कुल, ये जो अब जो माइग्रेंट्स जो असाइलम सीकर्स और ये इल्लीगल माइग्रेंट्स की जो वेव है वो एक ही बिल्कुल। जगह से आते हैं। एक ही वहाँ पे आके इनको हाउसिंग देती है। एक ही किसी गाँव में जाके उनको छोड़ देंगे वहाँ पे हुँ, होटल में इनको रख देंगे। वहाँ पे 30-40 मर्द आ जाएँगे फाइटिंग एज के, सारे एक ही मुल्क से तकरीबन हुँ, होते हैं। तो वो ग्रुप बना के हरासा करते हैं उस पूरे छोटे-छोटे विलेज इस तरह की हज़ारों बिल्कुल, अम, बिल्कुल। स्टोरीज़ अब मौजूद हैं। तो बहरहाल तो ये एक वेव आ रही है और मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ़ जो आपके एक्स मुस्लिम्स हैं
या जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, जो सीएए का फिर कहेंगे इंडिया की बड़ी बात करते हो। जो इंडिया का जो लॉ आया था सीएए, आई थिंक आई आई सपोर्ट दैट। गोरों को भी यही अपनाना चाहिए कि हुँ, जितने भी नॉन मुस्लिम, मुस्लिम कंट्रीज़ से आ रहे हैं, असाइलम सीकर उनको हम लेंगे विद एन एक्सेप्शन ऑफ अहमदीस। अहमदीस को भी मेरा ख़्याल से लेकिन बाकी के सुन्नी शिया जो है, मुसलमान मुल्कों से आ रहे हैं, डोमिनेंट अपने मुसलमान मुल्कों से आ रहे हैं, कोई असाइलम सीकर नहीं, बजवत हो। बिल्कुल, तो अपना खुद ही बिल्कुल। अपने मुल्कों में सॉल्व करो अपनी चीज़ों को। आई थिंक दैट्स व्हाट दे शुड डू। कोई जी। पार्टिंग वर्ड्स, कोई फाइनल थॉट्स? नहीं हाँ, बस फाइनल थॉट मेरी यही है चीज़ों को लेके और मुझे लगता है कि हाँ, एक्शन लेने की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि जैसे हालात हो रहे हैं क्योंकि अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इनको थोड़ा छाँटी भी करनी चाहिए कि कौन इस सिस्टम को बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर रहा है क्योंकि यहाँ बिल्कुल ऐसे लोग हैं, जो सालों-साल बैठे रहेंगे। आप यकीन करें मतलब अरब जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से आने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं, औरतें भी ऐसी मौजूद हैं कि सालों से रह रही हैं, जर्मन सीखने की भी ज़हमत नहीं करेंगे, जॉब करने की भी नहीं करेंगे और बस पैसे ले रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आप उनको मतलब आप करो आप उनके साथ कुछ। इसकी ज़रूरत भी है लेकिन अब वही है कि इनको कुछ सिस्टम करना चाहिए कि अब सब इस वो इंटेंशन से एएफडी है तो ना? नहीं आ रहे। वो जैसे बिल्कुल, जर्मनी में एएफडी है ना, वो फिर एएफडी यही कहती है ना। और डर भी लगता है उनकी बातें सुन के, लेकिन ये भी पता चलता है, इसीलिए तो ये अलार्म मैं बड़े अरसे से बजा रहा हूँ कि ये सख्ती आएगी। और मुझे लगता है कि जितना लेफ्ट ने ये जो सुइसाइडल एम्पैथी दिखाई बिल्कुल। फेक असाइलम सीकर्स को, और अपने पूरे-पूरे टाउन्स, पूरे-पूरे शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसे हॉस्टाइल कल्चर से लोगों को ला हुँ, के, जिनकी कल्चरल वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, जो औरत को चलता-फिरता मीट समझते हैं, जो समझते हैं। मैं भी देख रहा था कि जर्मनी में कितने स्विमिंग पूल्स जो हैं, वो सिर्फ़ एक्सक्लूसिवली यस, जर्मन औरतों ने स्विमिंग पूल जाना बंद कर दिया। क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल। ये लिबियन और सीरियन और अफ़गानी वहाँ पे जाके उनको हरासा करते हैं जिनसी तौर पे। तो ये उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वो अब ग्राउंड वर्क बना रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग मैन, कोई फैसिस्ट, कोई फार राइट, कुछ हिटलर टाइप बंदा आएगा, हिटलर 2.0, कोई उस तरह का बंदा आएगा और फिर उसने आके सारों पे चुनियाँ फेर देनी है। उसमें सारे रगड़े जाएँगे। तो तो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, बट अगेन हू इज़ बिल्कुल, टू ब्लेम? आप किसी यही भी तो मुआशरे को अगर इतना इतना उसको गिरा देंगे, दबा देंगे, तो उसका रिएक्शन यही आएगा। और जो प्रोग्रेसिव हैं या जो मेनस्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो सेंटर ऑफ द राइट हो या सेंटर लेफ्ट की हो, वो इतनी धंस चुकी हैं अपने ही इन वैल्यू बेस्ड सिस्टम के अंदर कि वो कोई रेडिकल न्यू फॉर्मूला ला ही नहीं सकते। यानी वो ह्यूमन राइट्स जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स बना दिए हैं, बिल्कुल, वो उनको दबा ही नहीं सकते। वो यानी उसको वो ट्वीक भी नहीं कर सकते। इसीलिए कोई आउटसाइडर ही आएगा जो रेडिकली आउटसाइड हो, जो रेडिकल डिसीजन ले सकता हो। और वो रेडिकल डिसीजन यही होगा कि सारे काले पीलों को निकालो यहाँ से। आरे यस, सुल्तान बनने वाला तो भी सारे निकले। तो, तो ये दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि ये ऐसा होगा जरूर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल। ये इतनी हजारों साल पुरानी तहजीबें, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये एकदम से खत्म हो जाएँ, ये जो कश्तियाँ भर-भर के जो इन्होंने लाके जी, जी, जंगली जी। छोड़ दी हैं, ऐसा हो नहीं सकता, बट हू नोज़? बिल्कुल और इनको ये चीज़ भी बड़ा देखना पड़ेगी कि एक तो बिल्कुल इस तरह के लोग जो बिल्कुल आ रहे हैं, जो अनसिविलाइज़्ड किस्म के हैं वो भी और इनको कुछ ये भी देखना पड़ेगा कि आप ये देखो कि अगेन जिस तरह मुस्लिम्स की बात होती है, तो उनकी वैल्यूज़ नहीं मैच करती वेस्टर्न वैल्यूज़ के साथ। आपको यस, कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो आपकी वैल्यूज़ जैसे अगर क्योंकि आप देखें यूके में जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, वो खुल के कहते हैं कि भई पेडोफिलिया इज़ नथिंग फॉर अस ये तो हमें रिलिजन अलाउ कर रहा है, जिनकी इस किस्म की वैल्यूज़ हैं, कि नहीं पीडोफिलिया से कुछ नहीं होता या औरत की ड्रेसिंग बहुत मैटर कर रही है या वो कुछ भी मतलब इस तरह की जब बातें वो लोग करते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा पॉलिजनी को सपोर्ट करना है, इन चीज़ों को या जिनका माइंडसेट ही यही है कि जी हम तो शरिया अपना लेकर आएँगे, हमारे लिए तो वही बेस्ट है। और उनका आप किसी तरह से एक करके या तो मैं तो कहती हूँ आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू ही आप इतना लोगों को देख सकते हो कि उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, वो क्या मतलब देख रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो उनको अगर आप निकालो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज़ वो ही एब्स आपके लिए चीज़ प्रॉब्लम बनने वाली है। एब्सोल्युटली, और हालाँकि एब्सोल्युटली। लोगों की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत तो है, उसके लिए फिर ये कि आप दूसरे कल्चर से लोगों को लेकर आओ। जैसे मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत से कोरियन इमिग्रेंट्स हैं, बहुत से चाइनीज़ हैं, बहुत से इंडियन हैं एंड दे ऑल बिहेव
वेरी नॉर्मल, वो बस अपना काम करते हैं, अर्न करते हैं और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये उनके साथ भी एक तरह से ज़्यादती हो जाएगी कि अगर आप उनको भी उसी में निकाल दो सभी को और अ, लेकिन वो ऐसा होगा ना, वो फिर यही होगा। वही अब ये तो। देखें, ये मैं आपको ये जीबी न्यूज़ ने शेयर किया था। हुँ, अम, यूके में सबसे ज़्यादा पर 1000 अरेस्ट हुँ, किन लोगों की नेशनैलिटी के होते हैं? और अगेन इसके अंदर ये जो 12 जो लिखा हुआ है ना, 12 अरेस्ट पर 1000 हुँ, पीपल, इसके अंदर वो सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तानी भी ब्रिटिश हो सकते हैं। लेकिन जो हुँ, ये इतना गंद यहाँ पे मचा है पिछले बिल्कुल। 7-8 सालों में, सबसे ऊपर कौन है जी? सॉरी, सबसे ऊपर कौन है जी? अल्बानियन। हर 1000 में से बिल्कुल। 209 अल्बानियंस अरेस्ट होते हैं। अफ़गानी 106, इराकी, अल्जेरियन, मोरक्कन, सोमाली। और ब्रिटिश देखें कहाँ कितना छोटा नंबर है उनका, 12। और इसके अंदर बिल्कुल, भी मैंने आपको बताया जो इसके अंदर वो पाकिस्तानी बॉर्न ब्रिटिश भी हैं। तो बिल्कुल। इतना गंद मच चुका है कि मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी इसको ठीक कर सकेगी। यहाँ पे आई आई डोंट नो, यस। बड़ा बुरा वक़्त आने वाला है। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपकी जो मुश्किल वक़्त है वो पीछे रह गया और अब आगे सिर्फ़ अच्छा ही वक़्त होगा। बिकॉज़ जब आपको, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आपको मज़हब से आज़ादी मिल जाती है, तो ये हुँ, लोग ये जो है ना, ये देसी पेड़े पेड़े मोमिनीन्स, ये समझते हैं ओह जी ये मज़हब से आज़ादी हो गई, इनको मादर-पितर आज़ादी चाहिए, अब तो जाओ जी नंगे फिरो, हाँ, एक ही चीज़ शराबें वो पियो, सोचते हैं। पुठे होके नंगे नचो। ओए पेड़े खोचलो, तुम लोग तो इस्लाम को मानते हुए ये काम कर रहे हो। हुँ, जितना गंद मैंने मुसलमान पाकिस्तानी, बाकी हुँ, अरबी-शरबियों को छोड़ दो, उनका नहीं मुझे पता। जितना गंद मैंने पाकिस्तानी मर्द की आँख में देखा है, हुँ। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने गोरे की आँख में नहीं देखा। हाँ, गोरा बिल्कुल नहीं ऐसा घु गोरा आँखों से रेप नहीं करता। आप हुँ, अनारकली में चले जाओ, आपको कोई एक मर्द ऐसा नहीं मिलेगा जो ताड़ नहीं रहा होगा। ऐसे, और वो भी किनको? जिन्होंने बुर्के पहने होते हैं, ठीक है। या पूरा कस के दुपट्टा मारा होता है, फिर भी ताड़ रहे होते हैं। गोरा रज्जिया होता है, गोरे ने पहले ही अपना जो उसने किया होता है, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह होती है, वो उसको उसके वक़्त हर वक़्त सर पे, दिमाग पे ठरक नहीं छाया होता। ये जो स्वीडन वगैरह के जो हमें दिखाते हैं ना, स्वीडन में जी देखो जी रेप की तादाद, आज से 15 साल पहले स्वीडन की रेप की तादाद देखो क्या थी। ये उन्होंने, हुँ, उनके अंदर इंसानियत आ गई। उन्होंने कहा वो सारे इंसान, ये ग्लोबल सिटीज़नरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं भी अपने आप को ग्लोबल सिटीज़न ही समझता था, लेकिन अब मैंने हुँ, कुछ कल्चरों को उसमें से निकाल दिया है। थर्ड वर्ल्ड मुल्कों को निकाल दिया है। बिल्कुल। सिर्फ़ जो वेस्टर्न मुल्क है ना, मैं सिर्फ़ उनको अपना ग्लोबल सिटीज़न समझता हूँ। अपने आप को उनका, क्योंकि टेक्निकली आई कैन गो एंड लिव एनीवेयर आई वांट। उन लोगों ने जब ये सोचा ना सारे लोग बराबर हैं, हम गोरों ने बड़ा ज़ुल्म किया है, ये जितने काले-पीलों के ऊपर हमने हुक्मरानी की, इनको डंडे मारे, जानवरों की तरह इस्तेमाल किया और गलत किया उस वक़्त के, ताकत जिसकी होती थी उसी की लाठी होती थी। तो उन्होंने कहा अब सारों को हम अपने मुल्कों में ले आते हैं। फ्रांसीसियों ने क्या किया? अल्जीरियंस को ले आए, क्योंकि अल्जीरिया उनकी कॉलोनी थी। सबसे ज़्यादा गंद फ्रांस में किन्होंने मचाया हुआ है? अल्जीरियंस और जो अफ्रीकन कॉलोनीज़ थी। ब्रितानिया ने किनको किया? इंडिया, पाकिस्तान को बुलाया। वो इंडिया वाले तो फिर भी थोड़े उतने क्योंकि वो इंटीग्रेट करने में, क्योंकि उनका मज़हब इतना हुँ, सख्त नहीं है, वो इंटीग्रेट आराम हुँ, से कर लेते हैं। ये ग्रूमिंग गैंग सारे पाकिस्तानी, सेक्सुअल वायलेंस जितना भी हो रहा है जिनसे, सारे पाकिस्तानी, क्योंकि कल्चर डिफरेंट है। तो ये गंद जो उधर मचा है, वो भी इन्हीं लोगों की वजह से मचा है। लेकिन उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि सारे पेड़ों को निकालो इनको। चलें, जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आइंदा भी कभी कोई फिर दोबारा कभी बात होगी। जी, जी, श्योर, श्योर। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।